नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं लेट्स मैथ में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 से 20 दिनों का समय आपके तैयारी के अंदर बचा है, उसके बाद आपकी परीक्षा होनी है। इसी कड़ी में आज का पहला मैराथन आपका राजस्थान ज्योग्राफी का होने वाला है, जिसमें कम समय के अंदर आपका संपूर्ण सिलेबस हम एक ही वीडियो के अंदर जो है वो निपटाने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी कर ली है, जिन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा हो चुका है, वे इस वीडियो के माध्यम से अपना एक रिवीजन कर सकते हैं। तथा जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी राजस्थान ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो वो भी इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो उनका एक भी क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी का गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी कंटेंट हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वो सभी का सभी हमने जो है वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बनाया है, परंतु इसमें सारी चीजें इंक्लूड की गई है। नदियों का टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जिसका शानदार रिवीजन आपका हो जाएगा। और एमसीक्यूज की क्लासेस जो है वो हमारी इस चैनल पे लगातार चल ही रही है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और मैराथन क्लासेस के माध्यम से आपको थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान की नदियां। ठीक है, राजस्थान की नदियों में से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। 2x की स्पीड में सुन सकते हैं, 1.5x की स्पीड में सुन सकते हैं, और ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इस वजह से फटाफट से आपका रिवीजन जो है वो करवाने का प्रयास रहेगा। चलिए दोस्तों, अरावली जो है वो राजस्थान की जल विभाजन रेखा है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली आपकी जो अरावली है वो राजस्थान की जल विभाजन रेखा के नाम से जो है वो जानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतःप्रवाही नदियां। राजस्थान की नदियां 3 जगह जो है वो अपना अपवाह तंत्र बनाती है। पहले प्रकार की नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती है, जैसे कि माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी या लूनी नदी। तो जो अपने 17% का जो एरिया है वो कवर करती है आपके राजस्थान के अपवाह तंत्र का। तो दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि रीट जैसे एग्जाम्स के अंदर शुरू में ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपसे अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए कौन सी नदी अरब सागर के अंदर गिरने वाली नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, साबरमती नदी जो है वो आपके अरब सागर के अंदर गिरती है, पश्चिमी बनास जो है वो आपके अरब सागर में गिरती है, और लूनी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। दूसरी चीज जो है वो आपके आ जाएगी बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। ठीक है, तो बंगाल में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? ये 23% एरिया कवर करती है, 23% पार्ट कवर करती है राजस्थान के अपवाह तंत्र का। ध्यान रखिएगा, अरब सागर 17%, बंगाल की खाड़ी की 23%। इसमें आपकी मुख्य मुख्य नदियां हैं जो राजस्थान की: चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास और बाणगंगा। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, 17% अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का 23%, जिसमें आपके चंबल, बनास, पार्वती, बाणगंगा, काली सिंध ये नदियां आती है। इसके अलावा बात आ गई अपने अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां कौन सी होती है? जो राजस्थान के अंदर ही बहती है, यही विलुप्त हो जाती है, वो नदियां जो है वो आपके अंतः प्रवाही नदियां कहलाती है। राजस्थान में सबसे अधिक योगदान जो है वो आपकी अंतः प्रवाही नदियों का है, जो 60% तक का योगदान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए: 17%, 23% और 60%। ठीक है, इनमें आपकी मुख्यतः नदियां आ जाएगी घग्गर नदी, कांकली नदी और कांकनी नदी। कांकनिया मसूर नदी जो है वो इसको कहते हैं। तो ये 3 चीजें अपन ने पहले पेज के अंदर देखी है, जिसमें अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और आपके अंदर प्रवाही नदियां। परसेंट जरूर याद होनी चाहिए, रिसेंटली एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी गई थी, अरब सागर की 17%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है भाई, पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे अरब आए थे, है ना, और जो अरब आए थे वो हमारे लिए खतरा थे। ठीक है, तो अरब आक्रमणकारी थे, वो खतरा थे हमारे लिए, इसलिए ध्यान रखना 17। ठीक है, तो अरब सागर 17, वो 23 हो जाएगा, और उधर अंतर प्रवाही 60। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए कि अगली चीज हमारी यहाँ पर आती है आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंतरिक प्रवाह वाली कौन कौन सी नदियां हैं। 60% जो है वो ये योगदान अपना कुल अपवाह तंत्र के अंदर करती है, ये आपको पता ही है। सबसे पहली नदी है घग्गर नदी। ठीक है, सबसे पहली जो नदी है वो नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? उद्गम स्थल हर नदी का पता होना चाहिए आपको। फटाफट से देखते हैं
ये नदी जो है वो निकलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर से होते हुए यहाँ पर प्रवेश करती है राजस्थान में और निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ियों से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ियों से यहाँ पे उद्गम होता है। तिब्बी हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में इसे जो है वो नाली, मृत नदी या द्रव्यवती या दृश्यवती के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये पाकिस्तान में एंटर करती है बाद में, और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है, जहां पर इसे हकरा नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसका नाम क्या है, हकरा। तो ये नॉर्मल चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा घग्गर का मैदान जो है वो बग्गी कहलाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान ध्यान रखिएगा। हनुमानगढ़ से गंगानगर में, और गंगानगर के अंदर जो भटनेर हनुमानगढ़, यहाँ पर लगभग जो है वो विलीन हो जाती है। ठीक है, और जाती है तो पाकिस्तान तक जाती है, जहां पर इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके बारे में जो बाकी चीजें हैं वो चीजें आप देखिए कि बाकी चीजें क्या है इसके बारे में। चलिए, बाकी चीजें इसके बारे में ये है कि कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल जो है वो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान की सभ्यताएं हैं, जो कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है, रंग महल जो है, ये सब की सब सभ्यताएं जो है वो इन्हीं के किनारे जो है वो स्थित है। रंग महल जो है वो कहाँ है, टोंक के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरस्वती की सहायक नदी थी कोई टाइम पे, ये जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि राजस्थान की वो नदी जो हिमालय से आती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो नदी जो राजस्थान में हिमालय से आती है। तो हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी है, घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये नदी भी। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद में रखना है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपकी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपके कवर है, एग्जाम में सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से घग्गर नदी का रिवीजन में मार लेते हैं। निकलती कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश में कालका हिल्स से निकलती है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी से। ठीक है, फिर बाद में टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, बाद में पाकिस्तान तक जाती है, पाकिस्तान में से हकरा कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सरस्वती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, राजस्थान में इस क्षेत्र को नाली कहते हैं। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे द्रव्यवती नदी भी कहलाती है। घग्गर नदी जो है वो आप ये ध्यान में रखिएगा कि भाई हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, किसकी, घग्गर नदी की। ठीक है, चलिए अगली नदी पे चलते हैं, कांकनी नदी या मसूरदी नदी। कांकनी नदी या मसूरदी नदी, इसका दूसरा नाम है कांकनी नदी। ठीक है, तो ये देख रही है कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है। ठीक है, जैसलमेर के कोटारी गांव से निकलती है और भुज झील के अंदर गिर जाती है। भुज झील के अंदर ये जो है वो नदी गिर जाती है। ये आप ध्यान ध्यान में रखिए कि गिरती कहाँ है, भुज झील के अंदर। ठीक है, जैसलमेर से निकलती है कांकनी नदी, और जैसलमेर के अंदर जो है ये नदी फेमस ही है, तो ध्यान ही रख लेना। इसके बारे में एक विशेष बात है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे बड़ी कौन सी घग्गर और सबसे छोटी कौन सी, कांकरी नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अपने अगले पेज पे चलते हैं कि आगे क्या है यहाँ पे आपके सीखने के लिए। यह पेज खत्म होता है, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका अगला पेज। ठीक है, तीसरी नदी यहाँ पर आती है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के बारे में क्या याद रखना है, रूपनगढ़ नदी जो है वो किशनगढ़ की पहाड़ी से, अजमेर से निकलती है। फटाफट से दोस्तों, नदी एक की नहीं छोड़ रहा हूं मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर डीपली भी सवाल पूछ लिया जाए तो भी आपकी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रूपनगढ़ नदी आगे, ये नदियां आपको काम आने वाली है। ये नदियां सांबर के अंदर गिरती है, तो वो भी नदी आपको ध्यान में रखनी है। तो रूपनगढ़ नदी जो है वो नदी आपकी निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से। ठीक है, और सांबर झील के अंदर गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा हुआ कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो सांबर झील के अंदर नहीं गिरती है, तो ये ध्यान में रखना, रूपनगढ़ तो गिरती है। ठीक है, सांबर झील के अंदर गिरती है रूपनगढ़ नदी, किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकल के। दूसरी चीज है मेंथा नदी। ठीक है,
मेंथा नदी कहाँ से निकलती है? सामोद मनोहरपुरा की पहाड़ियां और हर्ष की पहाड़ियां, ठीक है, ये सामूहिक रूप से निकलती है। सामोद मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ये तो देखो जयपुर में, ठीक है, और सांबर झील के अंदर ही गिर जाती है। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली पांचवी नदी हो गया कांतली नदी। और कांतली नदी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है और सिक्कर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू की सीमा पर जो है वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा कांतली नदी की। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, सिक्कर झुंझुनू चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। ठीक है, और ये जो जगह है, इस जगह को जो है वो तोरावटी कहते हैं और गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। बताओ बात समझ में नहीं? कांतली नदी वाला गणेश्वर वाला सवाल जो है वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी, ठीक है। हमारे सिक्कर की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है। बताओ, ये 5 नदियां हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और हमारे द्वारा ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है, इस चैनल के नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा मोटिवेशन आप ही बनाने वाले हो और बढ़ाने वाले हो। चलिए आगे चलते हैं। अगली छठी नदी है साबी नदी। दोस्तों जो दो नदी हैं, साबी नदी और सागी नदी। तो ये है साबी नदी, ठीक है। ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ठीक है, ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सैब, ठीक है, और सैब, देखो ये सैब आ रहा है, ये भी सेवर है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। जयपुर अलवर, ठीक है, जयपुर से जाती है अलवर में और आगे अलवर से जो है, अलवर से जो है ये नदी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटौदी हरियाणा के अंदर जो है वो विलुप्त हो जाती है। पटौदी नाम की जगह हरियाणा के अंदर है, ये यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, साबी नदी और सागी नदी दो है, वो अलग है। ठीक है, तो ये देखिए साबी नदी जो है वो सेवर की पहाड़ियों, सह से साबी और सह से सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, हरियाणा के अंदर पटौदी गांव के अंदर विलुप्त हो जाती है। ये बात ध्यान में रखना। आजकल इसी प्रकार से के प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। जो इजी क्वेश्चन है वो पूछना बंद कर दिए हैं आजकल। सारे के सारे इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। आगे है सातवां सोता रिवर, ठीक है। सोता जो है वो साबी की सहायक नदी है। तो ये साबी नदी है, इसकी सहायक नदी है सोता रिवर। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि साबी नदी की सहायक नदी है कौन सी आपके? ये रिवर। आगे चलते हैं अपन और ये देखते हैं कि सोता रिवर साबी की सहायक नदियां हैं। बेराट, ठीक है। देखो आदमी जब सोया हुआ रहता है ना, तो सोने के बाद में बैठता है खड़ा होने से पहले। तो सोया सोया सीधा ही खड़ा हो जाता है? नहीं, आदमी पहले बैठता है। तो सोते हुए आदमी पहले बैठता है। तो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है ये, ध्यान में रखना। ठीक है, दोनों अलग अलग है। साबी सेवर की पहाड़ियां, सोता रिवर बेराट की पहाड़ियां, ठीक है। बेराट की भी जयपुर के अंदर ही है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साबी की सहायक नदी है। दोनों नदियां भैया, दोनों नदियां एग्जाम में पूछी गई है और वापस पूछी जा सकती है रीट के अंदर। कौन सी? साबी नदी, सेवर की पहाड़ियां जयपुर, ठीक है। और ये कौन सी? सोता रिवर। तो आदमी सोता है तो बैठता है पहले, तो बेराट की पहाड़ियां जयपुर से, ठीक है। चलिए, आठवीं नदी है रूपारेल नदी, वराह नदी या लसावरी नदी। रूपारेल, लसावरी या वराह, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो ये आपकी रूपा है, अपने वर की तलाश के अंदर है। जो रूपा है उसको वर नहीं मिल रहा है तो अलवर के अंदर जाएगी। तो अलवर के थानागाजी क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है? अलवर के थानागाजी क्षेत्र से जो है वो उदयनाथ की पहाड़ियां से निकलती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों रूपा रेल नदी। एग्जाम में इतनी बार पूछी गई है, फिर से पूछी जा सकती है। रूपा रेल नदी का सीधा सीधा ध्यान रखना। रूपा को क्या चाहिए? वर चाहिए। तो रूपा नदी निकलेगी, रूपा रेल नदी निकलेगी कहां से? अलवर के अंदर, ठीक है। अब वर मिले कि नहीं मिले, कैसा है, थाने थपाने हो कि नहीं हुए, मुझे नहीं पता। तो थानागाजी, अलवर के थानागाजी तहसील पड़ती है वहां से। तो पहाड़ियां कौन सी है? उदयनाथ की पहाड़ियां, ठीक है। उदयनाथ नाम का वर मिल गया बाद में इसको। बात समझ में आ गई? उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। जो भरतपुर है वहां पर जो है वो विलुप्त हो जाती है। ये कहानी हो गई आपकी रूपारेल नदी की। और नवीं और सबसे इंपॉर्टेंट है सांभर झील। तो सांभर झील अंतःप्रवाही झील है, आप सभी को पता है।
और इसके अंदर 4 मुख्य नदियां आपको सीधे सीधे तौर पे याद रखनी है। सांबर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं, या कौन सी नदी गिरती है, इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं। तो सांबर के अंदर सीधे सीधे 4 नाम याद रखो, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। सांबर नदी में 4, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, ये एक चीज याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? सांबर नदी के अंदर, सांबर झील के अंदर 4 नदियां गिरती है, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़ नदी। ओके, चलते हैं, बताओ कोई दिक्कत है तो। सांबर जयपुर के अंदर है, और वैसे ऑफिशियली जयपुर के अंदर है, लेकिन अगर पूछ ले सांबर के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, तो वो आप देख लेना भाई कौन कौन सा एरिया आता है। जयपुर, नागौर और अजमेर, तीनों मिलाकर सांबर बनाते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे, चले आगे, चलिए आगे चल लेते हैं अपनी नेक्स्ट चीज। अब आ गई अपने बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा नीला कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अब वो नदियां जो पश्चिम बंगाल के नीचे जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर गिरती है। तो देखते हैं, देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है आपके चंबल नदी। तो सबसे बड़ी नदी जो है इस पोर्शन की, तो वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो सबसे लंबी नदी, वर्ष भर बहने वाली नदी, चर्मणवती बोलते हैं इसको, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, नित्यवाही नदी बोलते हैं। इसके अलावा वाटर सफारी होती है इसके अंदर। ये तो इसकी नॉर्मल बातें हैं, समझे? ये इसकी नॉर्मल बातें, जिसमें आप ध्यान रखेंगे चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। वर्ष भर बहती है, साल भर बहती है। चर्मणवती भी बोलते हैं इसको, कामधेनु भी बोलते हैं, नित्यवाही नदी बोलते हैं, वाटर सफारी कोटा। बताओ याद रह जाएगी क्या बात? चलिए, तो ये अब कौन कौन से जिलों से होकर निकलती है ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में क्या क्या चीजें और ध्यान में रखनी है। ये देखिए, देखिए दिख रहा है आपको एकदम क्लियर? चलो देखते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी देखिए। निकलती कहां से है दोस्तों? चंबल। चंबल निकलती है आपके जानापाव की पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से। एमपी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसमें एक पहाड़ियां हैं, जानापाव की पहाड़ी, वहां से निकलती है आपके चंबल नदी। ठीक है, और राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में ये कहां जाती है? देखो, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से धौलपुर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर से बाद में आगे चली जाती है। ठीक है, ये देखो जाना पाओगे पहाड़ियां। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखिएगा, 84 गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है, ये भी बहुत बार पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। उद्गम स्थल जरूर याद रखिएगा, जाना पाओगे पहाड़ियां विंध्याचल। और इसके बाद यहाँ पे आगे चली जाती है और यमुना के अंदर जो मिल जाती है, मुरादगंज यूपी के अंदर यमुना के अंदर मिल जाती है। ये चीजें चंबल के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, चंबल का प्रवास क्षेत्र याद रखना, इसीलिए लिखा है मैंने कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, कोटा के देखो चित्तौड़गढ़ तो याद रह जाएगा, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर कोटा बूंदी याद रह जाएगा। ठीक है, फिर सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर आपके करौली और धौलपुर, करौली धौलपुर लास्ट में आ जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चलिए आगे चलते हैं। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में जब ये प्रवेश करती है तब ये जलप्रपात बनाती है भाई। और कौन सा जलप्रपात बनाती है? चूलिया जलप्रपात। तो च से चूलिया है और च से चंबल है। ठीक है, तो चंबल नदी जो है वो कौन सा जलप्रपात बनाती है? चूलिया जलप्रपात। ये जरूर ध्यान में रखने का। ठीक है, राजस्थान में से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ये बताइए, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और राजस्थान में से प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो अंतर्प्रवाही नदी कौन सी है? घग्गर नदी। सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और राजस्थान में से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है आपकी चंबल नदी। बात याद रह जाएगी। नित्यवाही है ये, कामधेनु है ये, आपको बता चुका हूं। बांध कौन कौन से हैं? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में बांध कौन कौन से हैं चंबल नदी पर। तो ये देखिए कौन कौन से बांध।
सबसे पहले गांधी सागर बांध मंदसौर यूपी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले गांधी सागर बांध मंदसौर यूपी के अंदर। फिर अपने राणा प्रताप सागर बांध है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर किस नदी पर है ये ध्यान रखना, नदी भूल जाते हो। आपसे 4 ऑप्शन में दे देंगे कि भाई राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो भूल जाओगे आप। ये ध्यान में रखना कि चंबल नदी, चंबल नदी के ऊपर जो है वो ये 4 बांध है। ये चारों बांधों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी, राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध कोटा, ठीक है। जवाहर सागर बांध कोटा ध्यान में रखना भाई, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है ये, तो ध्यान रखना। जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर है। इसके अलावा कोटा बैराज बांध जो है ये भी कोटा के अंदर है, सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं है? चलिए चले आगे। चलिए, चंबल जो है, ये चंबल नदी जो है वो सबसे ज्यादा बीहड़ पैदा करती है, और अवनाली का अपर्दन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो चंबल नदी के अंदर ही होता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिए। चंबल जो है वो बीहड़ प्रदेश पैदा करती है, जो अपने अपवा क्षेत्र है, जो कोटा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है, करौली हो गया, यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन करती है। यह चीज भी आप लोग ध्यान में रखिए। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? सहायक नदियों को बड़ी ही तल्लीनता से सुनिएगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम के अंदर सहायक नदियों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। सहायक नदियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि ट्रिक से आपको ये याद करवा दूं, ताकि आप जिंदगी में कभी भूलो नहीं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्या इसको? चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर आपको ये याद करवाते हैं। सहायक नदियों के अंदर सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि दाईं ओर की सहायक नदियां और बाईं ओर की सहायक नदियां। सबसे पहले मैं याद करता हूं कि भाई बाईं ओर की नदियां, बाईं ओर की नदियों के अंदर एक बैस से बाईं और बैस से बनास। भाई चंबल की एक बड़ी सहायक नदी बनास है, ये तो याद रह जाएगी। ये तो याद है ना, चंबल की बनास है। अब बनास से ध्यान रखना, बनास और बामणी, भाई बनास और बामणी जो है उन वो दोनों जो है, इन्होंने जो है वो मेज मांग ली किसी से। क्या मांग ली? मेज मांग ली। मेज टेबल नहीं होती क्या, वो टेबल मांग ली, ठीक है। तो इन दोनों ने मेज मांग ली, तो भाई साहब सामने वाले ने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो दोनों को गुस्सा आ गया कि बनास और बामणी है हम, जो चंबल नदी की सहायक नदी है, हमको मना कर रही है। तो जब मना कर दिया तो क्या दे दिया? घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ दे दिया। और घोड़ा पछाड़ से वो भाई साहब ठोक टुका के, और जो टेबल थी, जो मेज थी ना, उसको लेके आ गए। लेके आने को हरियाणी भी भाषा में कहते हैं चक लेना, कि मैंने इस चीज को चक लिया। तो चक लिया का मतलब चाकण, ठीक है, चक लिया। अब बाद में भाई साहब आदमी कितना ही कुछ भी कर लो, कुछ भी कर ले भले ही, कुछ नहीं होने वाला। जब एक बार चक लिया तो उसके बाद कुराल, कुराल याद याद रखना है, कुछ भी कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। बताओ भाई और की याद हुई कि नहीं हुई? पक्का? बनास, बामणी, मेज, घोड़ा पछाड़, मांगली, चाकण और कुराल। बताओ कोई दिक्कत है? बाई और की है ना? चलिए दाई ओर की देखते हैं। दाई ओर की जो है वो काली सिंध, पार्वती, आहू और परवन, 4 छोरियां थी। ध्यान देना भैया ना, ये ट्रिक है। और नहीं पसंद आई तो अपनी अनापड़ी लगा लेना, ठीक है। काली थी, एक पार्वती थी, एक आहू थी और एक परवन थी। ये 3 ही लड़कियां थी मान लो, ठीक है। काली, पार्वती और आहू, ये 3 नदियां वन में गई। कहां पे गई? वन में गई। और वन में उनको मिला नवाज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है क्या? हाँ, तो नवाज मिला। कौन मिला? नवाज मिला। और रात थी भाई साहब काली अंधेरी। कैसी रात थी? काली और अंधेरी रात थी, ठीक है। और भाई साहब बाद में जो चोरियां हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर बांध डाल ली। क्या क्या कर लिया? यूं यूं पकड़ लेते ना आपस में, जो है वो क्या क्या डाल ली? बांध डाल ली, ठीक है।
और इसके अलावा बाद में कहते हैं कि भाई भूत बात थे, अचानक डर लगा और एक जने के तो हार्ट अटैक ही आ गया। हार्ट अटैक आएगा तो भाई सब लाश बन गई। क्या बन गई? लाश बन गई। और बाद में विलाप करने लग गई कि भाई साहब वो वापस जाए कुन्नू, कुन्नू वापस जाया जाए। ठीक है। तो और ये घटना जो है उनके मन में ऐसी छाप छोड़ी कि भयंकर तरीके से उनके जीवन में छाप छोड़ी गई है याद। ये याद छप गई पूरे उनके दिमाग में। बताओ देखिए। हालांकि देखो यूं है कि आपको लगता है यूं ही है, लेकिन याद रहे तो बड़ी बात ही है, नहीं रहे तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है। ये आपको याद रह जाएगी चोली पे, है ना। चलिए बस, ज्यादा नहीं, कमेंट में लिख देना कोई बात हो तो, ठीक है। चलो, बात याद है काली सिंध, पार्वती, आहू वन में गए, वन में नवाज से मिले, काली अंधेरी रात थी और आपस में बांध डाल ली, लेकिन डर से एक जने के हार्ट अटैक आ गया, लाश बन गई। विलाप करने से कुछ नहीं होगा, वापस कुन्नू जावा भी उसके अलावा जो है वो इस घटना ने भयंकर छाप छोड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा, चोली आपको याद रह जाए। ये है आपके दाईं ओर की नदियां, सहायक नदियां। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, ये लीजिए दाईं वाली नदियां। अब बताओ, आपके पास दो चॉइस है, या तो इस वीडियो को आगे निकाल लेना, क्योंकि दाईं वाली जो नदियां हैं ये सारी की सारी मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो सहायक नदियां सीधी नहीं पूछ रहे, सहायक नदियों के अंदर भी पूछ रहे हैं कि सहायक नदियों के अंदर भी कौन सी नदी कहां से निकल रही है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि सवाल बाहर नहीं जाए कहीं पर भी। तो चलिए इन नदियों को भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। तो काली सिंध है। अब बस रास्ता ध्यान में रखना कि चंबल का रास्ता कौन सा था, उस रास्ते के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बागली देवास एमपी से निकलती है। ठीक है। बागली देवास एमपी से निकलती है, राजस्थान के झालावाड़ में रायपुर से प्रवेश करती है। ठीक है। उद्गम स्थल ध्यान में रखना ना, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। इसके अलावा राजस्थान में जो है रायपुर से प्रवेश करती है और नोनेरा कोटक के अंदर चंबल के अंदर मिल जाती है। कोटक के अंदर चंबल से मिल जाती है। बागली देवास एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से करती है और नोनेरा कोटा चंबल में मिल जाती है। ये ध्यान में रखना भैया ना, काली सिंध नदी का बागली देवास एमपी। कौन सी सहायक नदी देवास एमपी से निकलती है, इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाए। दूसरी है कुन्नू। तो कुन्नू जो है वो गुन्ना। ठीक है। कुन्नू और गुन्ना दोनों साथ में याद रखना, कुन्नू गुन्ना, ये कुनूगु, कुनूगु, ये ध्यान में रखना। एमपी से निकलती है, मुसेरी बारह से प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान में मुसेरी बारह से प्रवेश करने के बाद में एमपी, ठीक है, एमपी में जाके फिर करौली में जाके चंबल के अंदर गिर जाती है। ठीक है। एमपी करौली की सीमा पर चंबल के अंदर गिर जाती है, ये ध्यान में रखना। कौन सी? कुन्नू नदी। पार्वती नदी के ऊपर आते हैं। जो पार्वती नदी है वो सीहोर हिल्स एमपी से निकलती है, और सीहोर हिल्स एमपी से निकलने के बाद में करियाहट बारां के अंदर राजस्थान से प्रवेश करती है, और इसके बाद में बारां में इसके अंदर सहायक नदियां मिलती है। ठीक है। बारां में सहायक नदियां इसकी मिलती है, जो नीचे वाली जो चंबल की अन्य नदियां थी ये इसकी सहायक नदियां थी। ठीक है। और पालिया सवाई माधोपुर के अंदर आपके चंबल के अंदर मिल जाती है, ये ध्यान में रखना। बताओ कोई दिक्कत है क्या? और इसकी जो सहायक नदियां हैं पार्वती की, ये भी ध्यान में रखना भाई, क्या पता पूछ ले। पार्वती की सहायक नदियां बेंथली, लासी, बिलास, अंधेरी, रेतरी, अहेली, कूल। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पार्वती नदी की सहायक नदियां बेंथली, लासी, बिलास, अंधेरी, रेतरी, अहेली और कूल। बताइए कोई दिक्कत आ रही है क्या? याद रह जाएगी। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये एक बार आप रिवीजन कर लेना। उसके अलावा हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाने तो निकलवा के हाथों हाथ रिवीजन मार सकते हो। ठीक है ना। नोट्स पूरे एकदम एकदम तल्लीनता से तैयार किए गए हैं, डोंट वरी रहना। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, ये क्लासेस हमेशा के लिए निःशुल्क रहने वाली है भाई, इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कोई भाई जो है वो भी जो है वो ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ ले। चलो आगे चलते हैं। अगली नदी है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी।
आहू नदी के बारे में क्या याद रखना है? आहू नदी के बारे में ये वह सुसनेर एमपी से निकलती है, ठीक है। आहू नदी सुसनेर एमपी से निकलती है, नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ से, और गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। तो गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ के अंदर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आहू नदी के किनारे। एग्जाम में जब किले वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर और बता दूंगा, लेकिन अभी ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान का कि वो कौन सी नदी है जिसके किनारे गागरोन झालावाड़ वाला दुर्ग जो है वो स्थित, तो आहू नदी, ठीक है। और एक जलप्रपात भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ूंगा, डोंट वरी रहना, ठीक है। गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। बताओ कौन सी नदी? आहू नदी। और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर ही आपके ये जो किला है वो स्थित है। हो ही गया, देख लो, गागरोन के अंदर मिल जाती है तो यही गागरोन का किला है। और चलिए, परवन नदी। परवन नदी एमपी से निकलती है, पलायताकोटा नाम की जगह पर काली सिंध में प्रवेश कर जाती है। बताओ कोई दिक्कत है? पलायताकोटा नाम की जगह पर काली सिंध में प्रवेश कर जाती है। कोई समस्या है तो बता देना भाई, कमेंट कर देना। और कौन सा टॉपिक अगला, और कौन से टॉपिक और किस प्रकार से आपको जो है ये क्लासेस लग रही है, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। चलिए, शेरगढ़ का किला जो है वो इसके किनारे, परवन के नदी के किनारे स्थित। बताओ कोई दिक्कत है क्या? शेरगढ़ का किला जो है वो किसके किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे। चलिए, अगली नदी है आलनिया, ठीक है। आलनिया नदी है, ये कोटा से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। कोटा में मिल जाती है, चंबल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा चंद्रभागा हो गई, सिवान हो गई, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नदियां नहीं है, लेकिन सहायक नदियां हैं चंबल की, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आती है बाईं ओर की नदियां। चलिए, बाईं ओर की नदियां पढ़ते हैं कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि राजस्थान से निकलती है इसलिए अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। और चंबल की नदियां तो आपको कंठस्थ करके जानी है, 2-3 बार ये वीडियो फास्ट स्पीड में करके देख लेना, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये है बाईं ओर की नदियां, ठीक है। और बाईं ओर की नदियां हैं, कलर कौन सा ले लेते हैं? लाल ले लेते हैं, हरा ले लेते हैं। बाईं ओर की नदियां, तो बाईं ओर की नदियों में क्या बताया था मैंने? बनास, बामणी, ये दो तो थी। भाई उन्होंने क्या मांगी? मेज मांग ली, घोड़ा बछाड़ दे दिया, ठीक है। तो ये चीजें तो नॉर्मल ध्यान में रखनी है। तो बामणी नदी, बामणी जो है वो हरि का नाम ले रही है। किसका नाम ले रही है? भाई ब्राह्मण है तो अपने आप में भगवान का नाम ही लेंगे, तो किसका नाम? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से निकलती है, भैंसरोडगढ़ के अंदर ये चंबल में मिल जाती है। निकलने वाला ध्यान ध्यान में रखना, चंबल में मिलने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से निकलती है ये जरूर ध्यान में रखना। बामणी नदी, ठीक है। और किला भी स्थित है बामणी नदी के किनारे जो है वो आपके, किला भी स्थित है, ये ध्यान ध्यान में रखिएगा। कुराल नदी, कुराल नदी जो है वो ऊपर माल के पठार से निकलती है, कोटा से बूंदी की के निकट जो है वो चंबल के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी? कुराल नदी। बताया ना लास्ट के अंदर कुछ भी कर ले, वो है ये कुराल नदी। कहां से निकलती है? ये ऊपर माल के पठार से। बताओ बात समझ में आएगी? चलो, मेज नदी, मैं से मेज और मैं से मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। भाई मैं से मेज हो गया, मैं से मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, बूंदी में लाखेरी के अंदर आपके चंबल के अंदर मिल जाती है। लाखेरी बूंदी के अंदर किससे मिल जाती है? चंबल के अंदर मिल जाती है। कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना आगे चलते हैं। सहायक नदियां मेज की है मांगली और घोड़ा पछाड़, दोनों याद रह जाएगी मेरे हिसाब से। मेज मांगली तो वैसे ही बताए, और मेज मांगली नहीं दी तो घोड़ा पछाड़ी देंगे, ये दोनों चीजें याद रह जाएगी, दिक्कत नहीं। चाकन चकली, क्या चकलिया? मेज चकली, और मेज के साथ में बूंदी हो जाए, ठीक है। बूंदी से निकलती है, सवाई माधोपुर के अंदर चंबल से मिल जाती है। बूंदी के अंदर नेनवा के अंदर इस पर चाकण बांध बना हुआ है। चीजें सारी दोस्तों डीपली है, तो ध्यान से एकदम 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी गारंटी है कि सारा टॉपिक जो है वो कंठस्थ हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं होगी 1% में। इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है। बूंदी के नैनवा नाम की जगह पर चाकण बांध जो है वो बना हुआ है। बताओ कोई दिक्कत है? चले आगे, चलो। कोई भी समस्या है तो जरूर आप जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। चलिए आगे आ गया हमारे अध्यारोपी नदी कौन कौन सी है, वो नदियां हैं आप लोगों के, भैया ध्यान में रखिएगा।
चंबल और बनास, चंबल और बनास दोनों नदियों को अध्यारोपित नदियों की श्रेणी के अंदर गिना जाता है। अध्यारोपित नदियां कौन कौन सी होती है? जो नदियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है वो नदियां अध्यारोपित नदियां कहलाती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी है? चंबल और बनास। नॉर्मली सवाल पूछ ले कोई, अध्यारोपित नदियां नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म अध्यारोपित नदियों का है, तो वो ध्यान में रखिए। एक छोटा सा फैक्ट था आपके सामने। दूसरी बड़ी नदी है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो चंबल नदी होगी, चंबल के बाद में बनास नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बनास नदी जो है ये राजस्थान में, ध्यान रखिएगा कि निकलती कहाँ है, कहां से है? तो ये निकलती है दोस्तों राजसमंद से। कहां से निकलती है? राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़ के अंदर जाती है, उसके बाद में चित्तौड़ से आपके भीलवाड़ा में जाती है, भीलवाड़ा से अजमेर जाती है, अजमेर के बाद में टोंक जाती है। तो टोंक के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे बिसलपुर बांध कहते हैं, ठीक है, जहां से पूरा जयपुर पानी पीता है, ठीक है ना। बिसलपुर बांध है, टोंक से फिर जाती है ये आप कहाँ पे, यहाँ पे एक आपके चंबल के अंदर मिल जाती है, और सवाई माधोपुर के अंदर जो है वो ये रामेश्वरम के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। यहाँ पर टोंक से कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है, रामेश्वरम के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चंबल 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, तीनों देखेंगे अभी। तो पहला त्रिवेणी संगम यहाँ बनाती है रामेश्वरम के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये देखिएगा इधर से ये चंबल है ही है, चंबल जा रही है, और चंबल के अंदर ये बनास मिलती है, और इधर से सीप नदी आ जाती है, ठीक है। चंबल के 3 थे, तीनों देखेंगे। फिलहाल पहला आप देखिए कि बनास नदी के द्वारा बनाया जाता है पहला बांध, पहला त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है यहाँ पर रामेश्वरम के अंदर, सवाई माधोपुर त्रिवेणी संगम। बताओ कोई दिक्कत है? सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम पहला त्रिवेणी संगम, बताओ कोई दिक्कत है क्या? देखो आगे चलते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी बनास नदी। राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतर्प्रवाही नदी गिर नदी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे चलते हैं। सहायक नदियों की बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं सहायक नदियां, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी जो है वो सहायक नदियां हैं, वो अपन देखते हैं। यहाँ पर सहायक नदियों की जहां पर बात चल रही है वो है, यहाँ पर आप देखिएगा कि बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मासी, मैना, कोठे से ढूंढ कर खा गई, ठीक है। ये टिक जो है वो बनाई गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनास मासी, देखो ये बनास क्यों ऐड किया है? ताकि पता रहे कि भाई बनास की है, वरना टिक्स क्या है, मिक्स हो जाती है। तो मिक्स नहीं हो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर आपको आगे आगे बनास जो है वो ऐड किया है कि बनास मासी मैना जो है, कि बनास मासी मैना जो है वो कोठे से, मतलब जो अपने घर के अंदर कोठा है ना, जैसे किसी के घर पे शादी होती है तो कोठार होता है, तो बनास मासी मैना कोठे से ढूंढ कर खा गई, कोठे से ढूंढ कर खा गई। बेड़ा था, बेड़ा का मतलब खारा बोलते हैं अपन, कि बेड़ा या खारा खारा था इसलिए मर गई। क्या हो गई? मरी गई। तो ये ध्यान में रखना कि बनास मासी मैना कोठे से ढूंढ कर खा गई, बेड़ा या खारा था इसलिए मर गई। यहाँ पर देखिएगा सहायक नदियां बनास की, ये आप देखिएगा कि भाई मासी नदी है, ठीक है, मासी नदी, मैना है, मैना से मैनाल नदी, ठीक है, कोठे से मतलब कोठारी नदी, ढूंढ के मतलब ढूंढ नदी, ठीक है, खा गई मतलब कि खारी नदी, ठीक है, और बेड़ा था बेड़च नदी, और मर गई मतलब कि डाई, मतलब डाई मतलब मर गई। इतनी ही नदियां याद रखनी है बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैनाल और बेड़च, ये दोनों नदियां दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अभी जस्ट फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल पूछा गया था, आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो ये सवाल पूछा गया था कि बनास की कौन सी सहायक नदी जो है वो दाईं ओर से आकर मिलती है, तो इसके अंदर बेड़च सही आंसर था। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने दिया होगा तो उनको पता है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आंसर हो जाएगा, मैनाल और बेड़च, ये दो नदियां जो है वो कहाँ से दाईं, बाकी सब की सब बाईं ओर से,
बताओ बात भाई, बनास के अंदर बाईं ओर से मिलने वाली ज्यादा है, तो बै से बनास, बै से बाईं ज्यादा है, और दाईं ओर से मिलने वाली दो नदियां हैं, मेनाल और बेड़च। बताओ कोई दिक्कत है? चलिए अब एक एक नदी को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नदियां बनास की जो सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं, उनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, एग्जाम के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहली नदी है बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च नदी जो है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेड़च नदी और आइड नदी दोनों एक ही नदी है। ठीक है, बेड़च और आइड नदी दोनों एक ही है। अब देखो निकलती कहां से है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि उदय सागर झील, ठीक है, उदय सागर झील के अंदर यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गोगुंदा जो है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है, उदय सागर झील के अंदर गिरती है। ठीक है, और उदय सागर झील के अंदर गिरकर ये जो है वो यहाँ पर बनास के अंदर मिल जाती है। ठीक है, बेड़च या आयड़ नदी इसको बोलते हैं, और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर और फिर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पर जाती है, और वहां पर ही आपके बनास के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर उदय सागर झील के अंदर गिरते वक्त इसका नाम क्या रहता है? आइड़ा नदी या बेड़च नदी। ध्यान में रखिएगा ये चीज। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंभीरी, गुजरी, ओरई या वागन। ये चार नदियां इसकी जो है वो क्या है? सहायक नदियां। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर अप्पावास के पास इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिससे गोसुंडा बांध कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? इसके अलावा अगली नदी आती है मेनाल नदी। बनास की सहायक नदियों में अगली नदी है मेनाल नदी। मेनाल भीलवाड़ा से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, मेनाल भीलवाड़ा से निकलती है, और बिगोद के पास जो है वो बनास के अंदर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास का दूसरा त्रिवेणी संगम। देखिए कि बनास का दूसरा त्रिवेणी संगम कौन सा? इधर से देखो बेड़च आ गई है, इधर से मेनाल आ गई, और बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर है? बिगोद भीलवाड़ा के पास जो है वो स्थित है। बिगोद कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। तो यहां पर बनास अपना दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। कोई दिक्कत है तो बताओ। तीसरी नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है और नंदराय भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी से मिल जाती है। बताओ कोई दिक्कत है? चले आगे। तो ये आप लोगों की क्या हो गई? बनास की मुख्य मुख्य सहायक नदियां। इसके अलावा और भी है, और भी आप देख ली। कोठारी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। तो ये भी ध्यान में रखना, कोठारी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? तो मेजा बांध बना हुआ है। आगे चलिए। आगे नदी हो जाएगी आपकी खारी नदी। खारी नदी जो है ये निकलती है बिजराल हिल्स। खारी है बिजई खारी है? कितनी खारी है? बिजई खारी है। बिजराल हिल्स कहाँ है? राजसमंद के अंदर। तो बिजराल हिल्स से निकलती है आपकी खारी नदी, जो आगे देवली टोंक के निकट जो है वो बनास में मिल जाती है। देवली टोंक के अंदर ये किस में मिल जाती है? बनास के अंदर। इसकी सहायक नदी जो है वो है आप लोगों के मानसी नदी। मानसी नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए डाई नदी। डाई नदी जो है वो अजमेर से निकलती है, देवली टोंक के अंदर बनास से मिल जाती है। डाई नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, देवली टोंक के अंदर बनास से मिल जाती है। यहाँ पर बनास, खारी और डाई तीनों मिलाकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ से कहाँ पर बनाती है भैया? देवली टोंक के अंदर। देवली टोंक के अंदर ये क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम, बनास, खारी और डाई। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? देवली टोंक के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा। तो तीनों त्रिवेणी संगम हो गए, हुए कि नहीं हुए बताओ, है ना? तो ये अगली आ गई आपकी मासी नदी। किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। सहायक नदियां इसकी बांडी और महोदरा, सहोदया, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके बिसलपुर टोंक के अंदर किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। बिसलपुर टोंक के अंदर ये किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। चलिए अगली नदी देखते हैं कौन सी है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलिए ढूंढ व मोरेल। ढूंढ व मोरेल जो है
ये कहाँ से निकलती है? चैनपुर व अचरोल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और यहाँ से छोटी छोटी धाराओं के रूप में ये निकलती है और सवाई माधोपुर के अंदर ये जो है वो आपके बनास के अंदर मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा इसकी सहायक नदी जो है वो कालीसिंध नदी है। कौन सी नदी है? कालीसिंध नदी। कालीसिंध जो है वो उसके किनारे करौली नगर जो है वो बसा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। और केला देवी का मंदिर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर एक सवाई माधोपुर के अंदर इस पर एक बांध स्थित है, मोरेल बांध, जो कहाँ पर है? मोरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर। ये भी ध्यान में रखिएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कमेंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सी नदी है अगली? ये आपका रैपिड फायर रिवीजन यहाँ पर चल रहा है। फटाफट से अगर आपको नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को इसकी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अब ये बच गई अपने अर्जुन की गंगा, बाणगंगा। ये जो हमारी बाणगंगा या अर्जुन की गंगा है, ये निकलती है हमारे जयपुर से, बेराट की पहाड़ियों से। तो अर्जुन वाली गंगा जो है वो निकलती है आपके बेराट की पहाड़ियां, जयपुर से दौसा जाती है, भरतपुर जाती है और यूपी के अंदर यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यूपी के अंदर यमुना के अंदर मिल जाती है, ये ध्यान में रखना। बेराट नदी, बेराट के बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा भरतपुर होते हुए यूपी के अंदर यमुना में मिल जाती है। इसके अन्य नाम भी है खूब सारे, जो नाम है ताला नदी, रुंडित नदी या गुम्फिर नदी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अर्जुन की गंगा कौन सी है? बाणगंगा है, ठीक है। इसके अलावा रुंडित नदी किसको कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। गुम्फिर नदी कौन सी है? इसके एमसीक्यूज की क्लास भी आने वाली है भाई। इसकी जो एमसीक्यूज की क्लास है वो हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को ढंग से किया जाए भाई, ठीक है ना। तो ये रिवीजन वास्तव में आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिससे कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, और तो क्या ही है। चलिए चौथी नदी, कौन सी नदी? गंभीर नदी। तो गंभीर होके इस गंभीर नदी को देखिएगा। उंटगन नदी भी इसका दूसरा नाम। कौन सा नाम है? उंटगन नदी भी इसका जो है वो अन्य नाम है। देखिए करौली से होते हुए भरतपुर जाती है, भरतपुर में धौलपुर के अंदर ये किसमें मिल जाती है? यमुना के अंदर, ठीक है। इस पर एक बांध स्थित है, पांचना बांध। कहां पर है? करौली के अंदर। पांचना बांध करौली में है, ये तो सब लोगों को पता है, याद है, किया हुआ है याद। लेकिन कौन सी नदी पर है ये ध्यान रखना। गंभीर नदी को गंभीरी दे देते हैं, वो गंभीरी अलग है, ठीक है, ध्यान में रखना। गंभीर अलग है, गंभीरी अलग है। तो वर्तमान में विलुप्त हो गई है नहीं, अभी वर्तमान में विलुप्त सी हो गई है। इसकी सहायक नदी है पार्वती। बताओ कोई दिक्कत है? चलिए आगे, चलिए नेकी और पूछ चलिए आगे चलते। ये आ गई आपकी अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अभी अपन ने दो पढ़ ली, ठीक है। अपन ने एक तो पढ़ ली आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, ठीक है, और एक अपन ने पढ़ ली भाई साहब कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। अब देखिए आप अरब सागर वाली नदियां जो कौन कौन सी है। अरब सागर वाली नदियां जो है ये आपके दो प्रकार से बांटी जाती है, दो पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है। जो दो पार्ट है वो कौन कौन से हैं? पहला है कच्छ की खाड़ी। कौन सी? कच्छ की खाड़ी। और दूसरी है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी। दोस्तों कई बार ये भी पूछ लेते हैं ये नदी कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी। दो नदियां कच्छ की खाड़ी में गिरती है, लूनी और पश्चिमी बनास, मुख्य दो नदियां हैं। और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली है आपके माही नदी और साबरमती नदी। देखो माही नदी तो शुरुआती मैं से हो रही है, तो ये तो हो ही गई खंभात की खाड़ी वाली। और इसके अलावा साबरमती नदी, इसके अंदर भी मैं आ रहा है, हालांकि पश्चिमी के अंदर भी मैं आ रहा है, लेकिन पश्चिमी बनास आपको याद रह जाएगा, ठीक है। पश्चिमी बनास आपको याद रह जाएगा, सिरोही जालोर उधर से निकलती है ये। तो माही और साबरमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? खंभात की खाड़ी से। बताओ ये याद रह जाएगा क्या? रह जाएगा तो फिर माही नदी के ऊपर चलते हैं। माही नदी से शुरुआत करते हैं अपनी इन नदियों की, और देखते हैं माही नदी का क्या क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, क्या मामला है माही नदी का। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपकी माही नदी। निकलती कहाँ है? मैं से माही, मैं से मेहंद झील। कौन सी झील? मेहंद झील। जिला है धार। धार जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से ये निकलती है। पहाड़ियों का नाम है अमरेरो हिल्स। राज्य का नाम है एमपी। पांचों बातें ध्यान में रखनी है। माही नदी मेहंद झील,
अमरेरू पहाड़ियाँ, धार जिला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और राज्य कौन सा, एमपी से निकलती है। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, यहाँ से निकलती है, खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू बांसवाड़ा से किस में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। कुल लंबाई इसकी 171 किलोमीटर, ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर जो है वो ये कवर करती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर, 171 किलोमीटर। वैसे पूरे इंडिया में लंबाई पूछ ले तो 576 किलोमीटर, वैसे इसकी लंबाई पूछ ले तो 576 किलोमीटर जो है वो ये ध्यान में रखिएगा, बजेगी ध्यान में। चलिए आगे चलते हैं। प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए, ये छोड़ गया इधर। प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले बांसवाड़ा में जाती है, डूंगरपुर प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के अंदर जाती है, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ वाली सीमा के ऊपर, बाद में बांसवाड़ा से होते हुए यहाँ पर गुजरात में चली जाती है। ठीक है, चलिए चले आगे। चलिए, भारत में 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर का जो है वो क्षेत्र कवर करती है। क्षेत्र जो है वो, इसका क्षेत्र वागड़ कहलाता है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है वो वागड़ कहलाता है। और इसके अलावा कंठल जो है वो ये भी कहते हैं, इसलिए इसको कांठल की गंगा कहते हैं। तो माही नदी को किसकी गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच जो है वो 56 बेसिन बनाती है। 56 बेसिन किन किन के बीच में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ये 56 बेसिन का निर्माण करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए इसके ऊपर बांध कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि भाई बांध कौन कौन से हैं। बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा नाम की जगह पर, इस पर माही बजाज सागर बांध जो है वो बना हुआ है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध इस पर बना हुआ है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है, बांसवाड़ा के पास में ही एक बांध और है, कागदी पिकअप बांध। ठीक है, कागदी पिकअप बांध जो है ये बांसवाड़ा के पास में, इसके ऊपर जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात के अंदर एक बांध है, इस पर कडाना बांध। कडाना बांध जो है वो कहाँ बना हुआ है, गुजरात के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बेणेश्वर के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां पर सोम, माही और जाखम तीनों नदियां जो है वो बेणेश्वर धाम के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, बेणेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। तो डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के अंदर ये जो नदियां हैं वो आपकी क्या क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। चलें आगे। चलिए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखिए। सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर सोम, जाखम, ये दो तो हो ही जाएगी। इसके अलावा अनास, चाप, हरण, इरू और मोरेन, ये जो नदियां हैं ये भी इसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। वापस से एक बार बोल देता हूँ, सोम नदी और जाखम नदी तो याद रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनास नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनास के कर देते हो अनास, तुम बनास नदी की सहायक नदी अनास कर देते हो, नहीं करना है। ठीक है, अनास नदी किसकी है, माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा चाप याद रह जाएगा, चाप के जैसे है, देखो ये इस तरीके से है माही नदी, चाप के जैसे, ये याद रह जाएगा। हरण जो है ये भी याद रह जाएगा, हिरण को तीर से मारा था तो हिरण को तीर से मारा था, तो तीर इस तरीके का होता है। ठीक है, इरू और मोरेन ये दोनों ध्यान में रखना, इरू और मोरेन दोनों चीजें जो है ध्यान में रखना। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सोम और माही है, दोनों नदियां कहाँ से निकलती है ये भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाखम नदी निकलती है प्रतापगढ़ से, जिस पर जाखम बांध स्थित है। प्रतापगढ़ से इधर से आ जाएगी जाखम नदी माही नदी के अंदर। ठीक है, जिस पर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये निकलती है जाखम नदी। ठीक है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रतापगढ़ के अंदर इस पर जाखम बांध है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम नदी। कौन सी नदी पर स्थित है, जाखम बांध, तो जाखम नदी पर स्थित है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है, तो माही नदी की सहायक नदी है। जाखम नदी निकलती कहाँ से है, तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती। इधर से दूसरी नदी सोम नदी आती है, जो बिछामेड़ा हिल्स उदयपुर से निकलती है। बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती हैं, और डूंगरपुर के अंदर इस पर सोम कमला अंबा परियोजना संचालित है। बताओ ये चीजें याद रह जाएगी क्या, सोम कमला अंबा परियोजना जो है वो डूंगरपुर के अंदर इस पर जो है वो चल रही है। तो सोम, माही और जाखम, जाखम याद रह जाएगा, जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, कहाँ से निकलती है जाखम नदी, तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये निकलती है, माई के अंदर मिल जाती है, प्रतापगढ़ से निकल के यहाँ पर माई में मिल जाती है। और यहाँ पर बेणेश्वर धाम है ही आपका। बताओ कोई दिक्कत है तो चले आगे। चलो
राम जी महाराज की दया से टॉपिक अपना जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। थोड़ा सा टॉपिक बचा है मेरे हिसाब से, फटाफट से चल रहे हैं अपन, ज़्यादा कोई टाइम खराब मैंने आप लोगों का किया नहीं है। आगे अपनी नदी है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी भाई साहब निकलती कहाँ से? कोटड़ा उदयपुर से निकलती है और कई शाखाओं के अंदर यहाँ पर विस्तृत हो जाती है। ठीक है, खूब शाखाओं के अंदर निकलती है। ये शाखाओं का नाम याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखे हैं मैंने, वरना लिखता ही नहीं मैं कि सही किस साबरमती नदी की शाखा नहीं है, कौन सी नहीं। सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, लाइन से 5-7 बार बोलोगे याद हो जाएंगे। हथमती, सही, मानसी, वाकल, वेतरकी, मेसवा और माजम। देखो 2-3 चीजें, मानसी वाकल तो वैसे याद रह जाएगा, ठीक है। वेतरकी, मेसवा, माजम 5-7 बार पढ़ोगे ना या बोलोगे तो याद रह जाएगा। हथमती, सही, मानसी, वाकल, वेतरकी और मेसवा और माजम। ठीक है, ये इतनी सारी शाखाओं के अंदर ये निकलती है। ठीक है, गुजरात के अंदर जो है वो इसका नाम क्या है? साबरमती। राजस्थान के अंदर 45 किलोमीटर की ये नदी है। ठीक है, इसके अलावा खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ये बातें याद रखनी है इसके बारे में। चलिए, अगली नदी है आपके पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, देख लीजिए। पश्चिमी बनास के बारे में यह है कि ये निकलती कहाँ से? नया सानवारा सिरोही से निकलती है। अभी बात करी थी मैंने कि आपके जो पश्चिमी बनास है वो कहाँ से निकलती? नया सानवारा सिरोही। इसके एमसीक्यूज भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, जिससे आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है ना, इस टॉपिक से तो गलत क्वेश्चन होगा नहीं। तो पश्चिमी बनास नया सानवारा सिरोही से निकलती है। क्या हो गया? नया सानवारा सिरोही से निकलती है, गुजरात के अंदर जो है कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। गुजरात के अंदर एक शहर है डिसा, वो शहर जो है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी बनास सिरोही के अंदर स्वरूपगंज नाम की जगह पर पश्चिमी बनास बांध बनाती है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी सहायक नदी है सीपू नदी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक बार सवाल पूछा गया है, क्या पता एक बार फिर से पूछ ले। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, क्या पता एक बार फिर से पूछा जाए। ये बताओ ध्यान में रह जाएगी क्या बात? रह जाएगी? चलें आगे। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे नदी आती है अपनी लूणी नदी। कौन सी नदी आ गई? लूणी नदी। तो लूणी नदी के बारे में बात करते हैं। लूणी नदी जो है वो पहली बात तो गिरती कहाँ है? ठीक है, गिरने वाली बात मैंने आपको बताई दी। तो गुजरात के नीचे जो कच्छ की खाड़ी है वहां पर जो है वो ये गिरती है। और निकलती कहां से है? तो ये निकलती है नागपहाड़ अजमेर से। कहां से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से। ठीक है, और नागपहाड़ अजमेर से निकलने के बाद में यहाँ पर जो है वो पुष्कर से एक नदी और निकलती है। ठीक है, सरस्वती नदी। तो पुष्कर से जो सरस्वती नदी निकलती है और नागपहाड़ से अजमेर नदी निकलती है। और यहाँ पर जो है इसका नाम है सागरमती। नागपहाड़ से निकलते समय इसका नाम सागरमती रहता है, और इसके अलावा पुष्कर से निकलती है सरस्वती नदी। तो जब ये दोनों मिल जाती है तब इसका नाम क्या पड़ता है? लूणी नदी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सागरमती नदी एक ही बात है। लूणी नदी को सागरमती नदी कहते हैं, लेकिन कहाँ? अजमेर के अंदर इसको सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। और पुष्कर वाली जो नदी है सरस्वती नदी, ये इसमें मिक्स होने के बाद में ये नदी जो है वो लूणी नदी का रूप ले लेती है। समझे मेरी बात? चलिए, इसके अलावा कहाँ कहाँ से निकलती है ये? बाद में जाती है भाई साहब ये आपके अजमेर से नागौर में, नागौर से पाली में, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, गुजरात, और बाद में कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ठीक है, लूणी बेसिन का पूर्वी भाग की सीमा जो है वो तय करता है काला भूरा डूंगर। ये जरूर ध्यान रखना कि लूणी के पूर्वी भाग की सीमा कौन तय करता है? काला भूरा डूंगर। ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, लंबाई इसकी क्या है? 350 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर, ये ध्यान में रखना। 350 किलोमीटर लंबाई कवर करती है। आई बात समझ में? चलिए, बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। बांध कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। इसकी पीडीएफ से एक बार रिवीजन आप और करोगे तो और ही शानदार हो जाएगा आपका, है ना, तैयारी। बांध कौन कौन से हैं? जोधपुर के अंदर जसवंत सागर या पीछियाग बांध है।
लूणी नदी पर जोधपुर के अंदर जो है वो कौन सा बांध स्थित है? आपके जसवंत सागर या पिचियाग बांध जो है वो लूणी नदी पर स्थित है। ये ध्यान में रखना, लूणी नदी पर स्थित है जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध। ठीक है, और लूणी नदी जो है वो अपवाह तंत्र का 10.41% है। 10.41% जो है अपवाह तंत्र का ये लूणी नदी जो है वो कवर करती है, ये ध्यान में रखना। इसकी एक सहायक नदी है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। इस बांडी नदी को केमिकल रिवर कहा जाता है। ये बांडी नदी के अंदर केमिकल जो है वो खूब सारा डाला जा रहा है, इसकी वजह से ये प्रदूषित हो रही है, इसलिए इस नदी को केमिकल रिवर ऑफ द राजस्थान कहा जाता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आ गई इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो दाईं ओर से मिलने वाली तो एक ही नदी है, जोजड़ी। तो जोजड़ी को तो आप यूं मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जोजड़ी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। लूणी के अंदर दाएं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी यही है। ठीक है, जोजड़ी नदी लूणी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी। ठीक है, इसके अलावा सारी की सारी बाईं ओर से मिलती है। कौन कौन सी? सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी, गुहिया, मीठड़ी, जवई, सागी, खारी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये सब की सब इसमें कहाँ से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। अब देखते हैं एक एक नदियों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। पहली सहायक नदी जो है वो आ गई आपकी जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र नदी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो दाईं ओर से मिलती है लूणी के अंदर। तो जोजड़ी नदी जो है ये निकलती कहां से है? पुंदलू नागौर के अंदर। पाडलू भी बोलते हैं, पुंदलू भी बोलते हैं। पुंदलू नागौर से निकलती है और जोधपुर के अंदर लूणी से मिल जाती है। और उद्गम जो है वो इसका अरावली से नहीं होता है। ऐसे भी सवाल पूछ ले कि राजस्थान की लूणी नदी में मिलने वाली सहायक नदियों के अंदर कौन सी नदी का उद्गम जो है वो अरावली से नहीं होता है? तो इसका उद्गम जो है वो अरावली से नहीं होता है। मेरी कोशिश यही है सारे के सारे फैक्ट्स आपको इस क्लास के अंदर दिए जाएं, ताकि एग्जाम में सवाल जब आए तो आप लोगों का इस क्लास से बाहर सवाल नहीं मिले। ठीक है, तो उद्गम होता है अरावली से नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जोजड़ी नदी के बारे में निकलती कहाँ है? पुंदलू नागौर से। इसके अलावा लीलड़ी नदी अजमेर से निकलती है और पाली के अंदर लूणी से मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लीलड़ी नदी अजमेर से निकलती है और पाली के अंदर लूणी से मिल जाती है। आगे चलते हैं भैया अगली स्लाइड के ऊपर। क्या बाकी रह गया? बांडी नदी बाकी रह गई। चलिए बांडी नदी के बारे में बात करते हैं। बांडी नदी का क्या मामला है? तो बांडी नदी जो है ये पाली से निकलती है। ठीक है, दो शब्द का बांडी है और दो शब्द का पाली। ठीक है, तो ये पाली से निकलती है और पाली के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। तो हेमा नाम की लड़की है, वो बांडी है। कैसी है? बांडी है। तो हेमावास बांध जो है पाली के अंदर है। उसके बाद ये जो है वो लाखर पाली के अंदर लूणी के अंदर मिल जाती है। लाखर पाली नाम की जगह पर लूणी के अंदर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और बांडी की सहायक नदियों के अंदर एक नदी आती है, वो है गुहिया नदी। कौन सी नदी आती है? गुहिया नदी जो है वो बांडी की सहायक नदी है। इसके अलावा आती है अपने सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है, जालोर के अंदर जाती हुए यहाँ पर समदड़ी बाड़मेर के अंदर लूनी के अंदर मिल जाती है। सूकड़ी नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। पाली से निकलती है और पाली से निकलने के बाद में जालोर में जाती है, जहां पर जालोर के अंदर इस पर बांकली बांध बना हुआ है। किस नदी पर? सूकड़ी नदी पर। तो सूकड़ी तो है ही है, साथ में बांकली और हो गई। कहाँ पे हो गई? तो जालोर के अंदर। तो जालोर के अंदर इस पर सूकड़ी नदी के ऊपर जो है वो कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध बना हुआ है। बताओ बात याद रह जाएगी क्या? बाद में लूणी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, आगे खारी नदी आ जाती है। जो खारी नदी है वो शेरगढ़ की पहाड़ी सिरोही से निकलती। शेरगढ़ की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। सायला गांव के अंदर जालोर के अंदर ये नदी जवई नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, जवई के अंदर ये नदी जो है मिल जाती है। इसके अलावा सागी नदी आ जाती है। सागी नदी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है। तो ये है सागी नदी। समझ में आई मेरी बात? बताओ कोई दिक्कत है तो। एक आई थी घग्गर नदी के अंदर, वो थी साबी नदी, और ये है सागी नदी। ठीक है, वो अलग है। चलिए, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है और गांधव बाड़मेर में लूणी के अंदर मिल जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। निकलती कहां से वो ध्यान में रख लेना।
सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है। इसके अलावा ये है आपकी जवाई नदी। जवाई नदी गोरिया से निकलती है, जो बाली तहसील के अंदर है, पाली के अंदर। ये ध्यान में रखनी है कि भाई गोरिया पाली के अंदर से निकलती है। पाली जालोर से होते हुए ये नदी जो है ये बालोतरा के निकट जो है वो लूनी से मिल जाती है। बालोतरा के निकट, बालोतरा बाड़मेर के निकट किस में मिल जाती है? लूनी के अंदर। और सुमेरपुर पाली के अंदर इस पर कौन सा बांध स्थित है? जवाई बांध। कौन सी नदी पर? देख लो इसके अंदर, यहाँ पे है ना, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। लूनी नदी पर सुमेरपुर पाली के अंदर जो है वो जवाई बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वो कहा जाता है। और सही परियोजना से जलापूर्ति इस बांध के अंदर होती है, जब इसके अंदर पानी जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। बताओ यहां पर कोई दिक्कत है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। अब लास्ट में अंत के अंदर आप लोगों को ये कुछ बातें हैं जो विशेष तौर पर, नदियां आपके लगभग खत्म हो चुकी है, और लास्ट में कुछ विशेष बातें हैं जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये है कुछ विशेष बातें जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। देखो क्या है विशेष बातें। जलप्रपात देखो, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चूलिया, चंबल, चित्तौड़। ठीक है, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बना हुआ है बूंदी के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भीमलत जलप्रपात याद रखिएगा। कौन सी नदी पर है? तो मांगली नदी के अंदर है। तो मांगली, क्या मांगली? बूंदी। ये 3 जलप्रपात है आपके, तो ये तीनों की तीनों आप लोगों को याद होनी चाहिए। हो जाएंगे क्या? चलिए, संगम पर दुर्ग कौन कौन से हैं? संगम कौन कौन सा? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर तो कौन सा स्थित है? गागरोड, मैंने पहले ही बता दिया था। चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, परवन और काली खो नदी जो है उसके ऊपर स्थित है मनोहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग है परवन नदी के किनारे, और गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे जो है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़ वाला भी सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, ध्यान में रखना भाई। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। अब अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है, सबसे अधिक अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है वो बनास नदी है। ठीक है, उपलब्ध पानी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि उपलब्ध जल है उसकी दृष्टि से अलग है, लेकिन अफवाह क्षेत्र, जो अफवाह क्षेत्र है उसका जो क्षेत्र है विस्तृत सबसे ज्यादा किसका है? बनास नदी का। कितना? 27%। लूनी नदी का कितना है? 20%। चंबल नदी 17% और माही नदी 9%। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और माही नदी। बलूचमा याद रखना है इसका, अफवाह क्षेत्र, बै लू च मा, ये ध्यान में रखना। रख लोगे? चलिए, और अब उपलब्ध जल की दृष्टि से चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और लूनी नदी। जल सबसे ज्यादा किसमें? चंबल नदी में 12 महीना बहती है, इसलिए चंबल की सहायक नदी है बनास है। बनास के बाद में माही हो जाएगी, माही के बाद में लूनी हो जाएगी। त्रिवेणी संगम हालांकि बता दिए थे मैंने, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि भाई लास्ट में आपके लिए लिख दिए जाए ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी इजी हो। बनास, बेड़च और मेनाल, बिगोद, भीलवाड़ा। ठीक है, बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। सो माही जाखम है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। चंबल, बनास और सीप नदियों का जो है वो रामेश्वरम, सवाई माधोपुर के अंदर। और बनास, खारी और डाई ये है राजमहल। कहाँ है? टोंक के अंदर। कहाँ है? राजमहल टोंक के अंदर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। राजमहल टोंक के अंदर जो है वो ये आपके हो जाएगा चौथा त्रिवेणी संगम। तो राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम जो है वो स्थित है। बताओ, देखें कोई दिक्कत है तो। ये आपने जो है वो नदियों वाला टॉपिक खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके अलावा बाकी टॉपिक भी जो है वो हम यहीं पढ़ने वाले हैं अभी, और पूरा रिवीजन मेरे द्वारा करवाया जाएगा, डोंट वरी रहना। कितने टॉपिक है? तो दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है एक छोटे से ब्रेक के बाद में। और
पहला टॉपिक राजस्थान की नदियां हम जो है वो कवर कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक राजस्थान की झीलें हम शुरू करते हैं, और राजस्थान की झीलों से भी अधिकतर एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक का भी रिवीजन करते हैं हमारे इस शानदार रिवीजन बैच के माध्यम से, जिसके द्वारा हम रीट का संपूर्ण रिवीजन आपको एक बार जल्दी से करवा रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर आपका कम समय के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो सके, क्योंकि दोस्तों समय कम है और सिलेक्शन जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की झीलों वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। ठीक है, खारे पानी की झीलों के अंदर सांभर झील सबसे पहले आती है, जो जयपुर के अंदर है, और जो सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों के अंदर जो है वो गिनी जाती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो सांभर झील है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये दोस्तों आरएसएमएसएसबी का और आरपीसी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि सांभर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। सोडियम सल्फेट यहाँ पर नमक के अंदर पाया जाता है, और फ्लेमिंगो पक्षी जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो आवाज जो है वो लेते हैं एक पर्टिकुलर समय के अंदर। तो फ्लेमिंगो पक्षियों के कारण भी सांभर लेक जो है वो हमारे देश प्रदेश के अंदर फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, ये चार नदियां जो है ये सांभर झील के अंदर अपना नमक, अपना पानी जो है वो डालती है, और सांभर झील में सर्वाधिक नमक जो है वो ये चार नदियां लेकर आती है। ये भी आप चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। इसका इसके अलावा दूसरी बड़ी झील जो है वो खारे पानी की डीडवाना है, जहां पर केंद्र सरकार का एक उपक्रम लगा हुआ है जिसका नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ये है आपके डीडवाना के अंदर। ठीक है, तीसरी बात आती है पंचभद्रा। पंचभद्रा कहाँ है? पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है, और नमक खारवाल जाति के लोगों द्वारा यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ के नमक के अंदर सोडियम सल्फेट की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है, और मोरली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर नमक निकालने के लिए। एक विशेष प्रकार की झाड़ी है जिसका प्रयोग यहाँ पर नमक निकालने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य जिलों के अंदर यहाँ पर है जो आपके आती है, कौन कौन सी झीलें? एक मीठे पानी की झील है, ये तो जयसमंद झील यहाँ पर गलती से आ गया है। सेकंड जो है वो काबोद झील खारे पानी की झील है, जैसलमेर के अंदर है। सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि भाई काबोद झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। फलोदी व बाप आप कर ही दोगे कि फलोदी के अंदर स्थित है। लूणकरण झील जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। डेगाना और परबतसर झील जो है वो नागौर के अंदर स्थित है। कछोर झील जो है वो सीकर के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि नहीं सुना हुआ होता है अपना तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो कछोर झील है ये सीकर के अंदर है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसके अलावा जखराद और धोब, ये जो है वो बाड़मेर की खारे पानी की झीलें हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान से और मन के अंदर यूं एकदम बिठा लेना कि भाई ये दो झीलें भी अपनी सुनी हुई नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन सी? जकराद और धोब। ठीक है, यहाँ पर ताल छापड़ झील चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, ये हो गई हमारी खारे पानी की झीलें। शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आप लोगों को हमने बता दिया, और आगे चलते हैं मीठे पानी की झीलों की तरफ। और मीठे पानी की झीलों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण झील है वो आ जाती है आप लोगों के, कौन सी? सबसे पहले जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील सबसे पहले आती है, और कहाँ पर है? ये सलूम्बर के अंदर है। नया जिला बना है तो यहाँ पर सलूम्बर के अंदर जो है वो जयसमंद झील आपकी स्थित है। स्थापना किसने की थी? महाराणा जयसिंह ने। और जयसमंद झील की स्थापना जयसिंह ने 1685 से 91 तक यहाँ पर जो है वो इस झील को बनने में टाइम लगा था। ठीक है, और किस नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण किया था? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर जो है वो इस झील का निर्माण किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और भारत व एशिया की सेकंड सबसे बड़ी झील जो है वो मीठे पानी की झीलों के अंतर्गत इसका नाम आता है। कौन सी झील? जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ रहे हैं, तो इतनी ही इंपॉर्टेंट आती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ढेबर झील इसका दूसरा नाम है, और ढेबर झील भी इसे कहते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। बाबा का भागड़ा और प्यारी टापू जो है वो इसी झील के अंदर जो है वो स्थित है। बाबा का भागड़ा और प्यारी टापू जो है वो इसी झील के अंदर स्थित है, और श्यामपुरा व भाट नहरें जो है वो यहाँ से निकलती है। श्यामपुरा और भाट नहरें जो है वो यहाँ से निकाली गई है, इनका भी नाम जो है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अगली है राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। बनाया किसने था? ये बनाया था दोस्तों राज सिंह जी ने। किसने बनाया था? राज सिंह जी ने। 1662 ईस्वी के अंदर इसका जो है वो निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया था, और गोमती नदी पर ही इसका करवाया गया था अकाल राहत कार्यों के लिए।
अकाल पड़ गया था, इसलिए अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील का निर्माण जो है वो करवाया गया था। और इसी झील के किनारे नौचो की पाल है, जहां पर 25 शिलालेखों के अंदर संस्कृत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख स्थित है, जिसको उत्कीर्ण किया था रणछोड़ भट्ट ने। और ये जो है वो राज सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो कितने शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर जो है वो लिखा गया है। बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। पिछोला झील, इसके अलावा थे उदयपुर के अंदर आपकी पिछोला झील स्थित है, और महाराणा लाखा द्वारा ये झील जो है वो महाराणा लाखा के समय ये झील बंजारे द्वारा बनाई गई थी। और कौन सी नदियों के पानी को रोक के बनाई गई थी, तो सीसरमा और बुजड़ा नदियों के पानी को रोककर जो है वो ये झील जो है वो बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, इन दोनों नदियों का पानी जो है वो यहाँ पर रोककर ये झील जो है वो बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इस झील के अंदर जो है वो जग मंदिर और जग निवास नाम के दो महल स्थित हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई जग मंदिर पैलेस जो है वो यहाँ पर वर्तमान के अंदर होटल चल रही है, और जग मंदिर पैलेस नाम की होटल जो है वो यहाँ पर चल रही है। शाहजहां या खुर्रम ने यहाँ पर शरण ली थी, और ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पिछोला झील के बारे में क्या क्या बातें याद रहोगी। राणा लाखा द्वारा बंजारे के द्वारा यहाँ पर लाखा के समय बनाई गई थी। सीसरमा और बुढ़ा नदियों का पानी रोक के बनाई गई थी। इसके अलावा जग मंदिर, जगनिवास महल इसके अंदर स्थित है। शाहजहां या खुर्रम ने यहाँ शरण ली थी। नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, अगली एक झील है सिलिसेट झील, जो अलवर के अंदर स्थित है, विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और लेक पैलेस होटल इसके अंदर संचालित है। ये सिलिसेट झील के बारे में बातें जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है। फतेह सागर झील जो है वो बनाई किसके द्वारा गई थी, निर्माण इसका किया गया था दोस्तों 1687 के अंदर जय सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये आप गलत मत करिएगा, फतेह सागर झील जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ना कि फतेह सिंह के द्वारा। तो ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं। और फतेह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण जो है वो करवाया गया था। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जय सिंह के द्वारा, और पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, फतेह सिंह के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उसका शिलान्यास जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ड्यूक ऑफ कन्नौट के द्वारा किया गया था। और इसलिए इस यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसे कन्नौट बांध जो है वो कहा जाता है। पूछ ले कन्नौट बांध कौन सी झील में स्थित है या कौन सी झील के पास स्थित है, तो भैया आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील। चलिए, और इसके बीच में नेहरू उद्यान भी है। कौन सा उद्यान है, इसके बीच में नेहरू उद्यान भी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेहरू उद्यान जो है वो इसके बीच में स्थित है। बताइए कोई दिक्कत है तो चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बीच में नेहरू उद्यान है। इसके अलावा सौर वेद्यशाला भी यहाँ पर जो है वो स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि सौर वेद्यशाला भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगली झील आ जाती है उदय सागर झील। उदय सागर झील किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी उदय सिंह के द्वारा। उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक जो है वो ये आपकी झील जो है वो बनाई गई थी। आइड नदी और बेडस नदी के ऊपर ये झील बनाई गई है। उन नदियों का पानी रोक के बनाई गई है। तो उदय सागर झील के बारे में ये दो बातें ध्यान में रखनी है, जो आराम से रह जाएगी आपके। आना सागर झील अजमेर के अंदर स्थित है, ये तुम लोगों को बताइए। और 1137 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। और आना सागर झील अर्णोराज चौहान के द्वारा स्थापित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी इंपोर्टेंट जो है वो मार्क आप लोगों को करना चाहिए। आगे आ गया, पानी जो है वो बांडी नदी का रोक कर इस पे बनाया गया है। बांडी नदी जो है वो इसका पानी रोक कर आपके कौन सी झील बनाई गई थी, आना सागर झील। ये भी ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण किया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग और शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की छतरियां बनाई थी, जिसे 12 दरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगली है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। कपिल मुनि का आश्रम भी है। और यहाँ पर दीप दान की परंपरा है, जिसमें चारण जाति जो है वो भाग नहीं लेती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से रिवीजन है आप लोगों को, बस आंखों से निकालना है इन चीजों को। और आपके एग्जाम में सवाल जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर हमने जो है वो ले ली है। आगे आ गया फोई सागर झील। ये भी अजमेर के अंदर है। इंजीनियर फोई द्वारा जो है वो इसकी डिजाइन जो है वो बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। और ये भी मांडी नदी का पानी रोक के जो है वो बनाई गई थी। ठीक है,
ये फोयसागर झील कंप्लीट होती है। एक मानसागर झील जो है ये आपके जयपुर के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के अंदर एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, क्या पता और पूछ ले, तो ध्यान रखना कि भाई मानसागर झील कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुष्कर झील आप लोगों को पता ही है कहाँ है, अजमेर के अंदर आया करती थी, आजकल पुष्कर है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी झील है, पुष्कर झील। बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। और 52 घाट यहाँ पर है ही है, और हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील जो है वो ये, और यहाँ पर भी दीपदान करने की परंपरा है। और कार्तिक मास की जो एकादशी है उस पर जो है वो खूब सारे लोग यहाँ पर जाते हैं। अगली झील हो गई नक्की झील। नक्की झील कहाँ है, सिरोही के अंदर है। और सिरोही के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी प्राकृतिक झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी झील है, नक्की झील। यहाँ पर टोड रॉक है, नन रॉक है, नाखूनों से खोदकर बनाई गई है, इस प्रकार की मान्यताएं हैं, ठीक है। यहाँ पर टोड रॉक है, नन रॉक है, नाखूनों से खोदकर बनाई गई है। रॉक मतलब चट्टान है भाई, है ना, नाम है, चट्टान का नाम दिया गया है, टोड रॉक, नन रॉक, इस प्रकार की चट्टान कहाँ पर है, तो भाई नक्की झील के पास में जो है वो स्थित है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए आगे। अन्य जिलों के अंदर कौन कौन सी जिले आती है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। गेप सागर झील या एडवर्ड झील कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गेप सागर झील बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, वापस से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नवलखा झील, कनक सागर झील, जैत सागर झील, ये है बूंदी के अंदर, ठीक है भाई। बूंदी के अंदर वापस देख लीजिए कौन कौन सी झीलें हैं, जैत सागर झील बूंदी के अंदर, कनक सागर झील बूंदी के अंदर, नवलखा झील जो है वो कहां पर है, बूंदी के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है तो। चले आगे। स्वरूप सागर झील, गोवर्धन सागर झील और दूध तलाई, कुमारिया तालाब, ये तालाब है भाई, ठीक है ना, कुमारिया तालाब है, झील है, कुछ भी कह सकते हो, तालाब का बड़ा रूप झील है, और तो क्या ही है, ठीक है ना। स्वरूप सागर झील, गोवर्धन सागर झील और दूध तलाई और कुमारिया तालाब, ये है उदयपुर के अंदर, ठीक है। वापस देख लीजिएगा, एक स्वरूप सागर झील, गोवर्धन सागर, दूध तलाई और कुमारिया। सरदार संबंध झील जो है ये है पाली के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल पूछा हुआ है, वापस से पूछ सकते हैं। कौन सी झील है, सरदार संबंध झील पाली के अंदर है। तालाब शाही आप लोगों को पता ही है कि धौलपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तालाब शाही कहां पर है, धौलपुर के अंदर, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाल संबंध झील कहां पर है, बाल संबंध झील है आपके जोधपुर के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा कि बाल संबंध झील कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। गढ़सीसर झील आप लोगों को पता है कहां पर है। और गज स्वरूप सागर, ये दोनों है जैसलमेर के अंदर, गढ़सीसर और गज स्वरूप सागर झील जो है ये कहां पर है, आपके जैसलमेर के अंदर। बुझ झील जो है ये भी कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, खूब सारी नदियां इसके अंदर गिरती है। बाई तालाब कहाँ है और आनंद सागर झील का है, ये है बांसवाड़ा के अंदर। आनंद सागर बड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आनंद सागर झील कहाँ है, तो आनंद सागर का बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर सवाल, तो आनंद सागर झील के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा कि आनंद सागर झील कहाँ है, यह है बांसवाड़ा के अंदर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण झील है मोती झील, कौन सी झील, मोती झील, ये है आपके भरतपुर के अंदर, मोती झील स्थित है भरतपुर के अंदर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बंद बारेट जो है वो बांध भी है झील भी है, दोनों की दोनों कहां पर स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। गलता जी जयपुर के अंदर है ही है, और रामगढ़ झील जो है वो ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान में रखिए कि जयपुर के अंदर गलता जी और रामगढ़ झील। अब एक परियोजना आती है एनएलसीपी, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर राजस्थान की 6 झीलों का नाम जो है वो आता है। वो कौन कौन सी 6 झीलें हैं, एग्जाम में सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी झील राजस्थान राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना एलएलसीपी के अंदर शामिल नहीं है। तो राजस्थान की 6 झीलें हैं, कौन कौन सी है देखिए। पहली पिछोला झील जो उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर झील जो उदयपुर के अंदर है, नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, मानसागर झील जयपुरवाड़ी, जयपुर के अंदर मानसागर झील को मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बताया था क्योंकि ये राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर भी शामिल है, इसलिए एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी पूरी बनती है इसकी। पुष्कर झील जो अजमेर के अंदर है, और आना सागर झील जो अजमेर के अंदर है। तो ये ध्यान रखिएगा, अजमेर की तो हो गई 2 झीलें, एक हो गई जयपुर की, एक हो गई माउंट आबू की, और 2 हो गई उदयपुर की, ठीक है। ये 6 झीलों का नाम तो आप लोगों को याद रखना ही है। अब आते हैं दोस्तों अपने तालाब, कौन से तालाब, चलिए तालाबों के बारे में देखते हैं, सीधे सीधे नाम याद रखने हैं तालाबों, ठीक है। कौन कौन से तालाब कहाँ कहाँ पर है, सीधे सीधे से नाम याद रखने हैं, तो नाम याद रखो।
मेजा बांध, सरेरी, खारी, और ये तीनों तालाब है भीलवाड़ा के अंदर। मेजा, सरेरी और खारी, ये तीनों तालाब है भीलवाड़ा के अंदर। पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पन्नालाल शाह तालाब जो है वो कहां पर है, आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। हेमावास बांध है, हेमावास तालाब है, दोनों के दोनों पाली के अंदर स्थित है, ठीक है। और दादीवाड़ा ये भी है जो पाली के अंदर स्थित है। पालीवाड़ा और दादीवाड़ा जो है ये है पाली के अंदर स्थित। आगे देखिए, बांकिया, सोनापाली, पद्मनी और मुरालिया, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रही जाएगा कि पद्मनी तालाब कहां पर है, सोनापाली कहां है, और बांकिया कहां है, और मुरालिया कहां है, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये सारे के सारे तालाब है, ठीक है। अब है बागोलिया तालाब, मावली उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिए। बागोलिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा तालाब है, बागोलिया तालाब। और इसकी पीडीएफ हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। रामेलाव तालाब कहां पर है, सोजत पाली के अंदर है। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट लगा लेना, रामेलाव तालाब जो है वो कहां पर है, सोजत पाली के अंदर। शाही कुंड कहां पर है, करौली के अंदर है, ध्यान रखिएगा। शाही कुंड तालाब है कहां पर स्थित है, करौली के अंदर स्थित है। प्रताप सागर, जसवंत सागर, ये दोनों के दोनों कहां पर है, जोधपुर के अंदर। प्रताप सागर और जसवंत सागर जो है वो दोनों के दोनों भाई प्रताप सागर सुनकर चित्तौड़गढ़ मत कर देना, ये ध्यान में रखना कि जोधपुर है। प्रताप सागर जो तालाब है और प्रताप सागर बांध है, ये दोनों के दोनों जोधपुर के अंदर। राणा प्रताप सागर अलग है, ठीक है ना, वो बांध है, लेकिन प्रताप सागर ये जो तालाब है ये आपके कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित। तो ये देख के गलत मत कर देना, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। आगे लेवा तालाब बारात के अंदर है, लेब असिस्टेंट के अंदर सवाल पूछा हुआ है। किसके अंदर पूछा हुआ है, लेब असिस्टेंट भर्ती जो पहले हुई है उसके अंदर ये सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है कि लेवा तालाब कहां है, सीधा सीधा आंसर करना है, 12 के अंदर है, ठीक है। बताओ, चले आगे, चलिए आगे क्या आता है। अन्य झीलें, अब राजस्थान की जो और जो भी झीलें बच गई है उन सब झीलों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी झील बच गई है, छोड़ेंगे कुछ नहीं दोस्तों। तो एक पूरे पेज के अंदर मैंने लिखे हैं, ये आपको कुछ नहीं, खाली एक बार सुनना है। एक दो बार आप सुन लोगे तो आपको गलत नहीं होगा एग्जाम में। सबसे पहले अजमेर के अंदर झीलें वाइज आपको झीलें बता देते हैं कि कौन कौन सी है। अजमेर के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, आना सागर झील, होय सागर झील, पुष्कर झील, नारायण सागर और जैन सागर। ये तीन तो तुम लोगों को याद है, याद दो ही करनी है, कौन कौन सी, नारायण सागर झील और जैन सागर झील, ये दो झीलें और याद कर लेना, ठीक है। अब बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं, बजाज सागर, कडाना बांध, आनंद सागर और देलाव। बांसवाड़ा के अंदर आनंद सागर मैंने अभी भी आप लोगों को याद करवाया था, एक कडाना बांध और बजाज सागर और देलाव तालाब, ठीक है। तालाब भी है और झील भी है, दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा भैया ना, देलाव, आनंद सागर, कडाना और बजाज। चलिए आगे चलते हैं। भीलवाड़ा के अंदर देखो कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से क्या है। भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध एक तो ध्यान में रखिएगा, सरेवी बांध ध्यान में रखिएगा, उम्मेद सागर बांध ध्यान में रखिएगा या झील ध्यान में रखिएगा, मांडलताल झील ध्यान रखिएगा, अखड़ बांध या झील ध्यान रखिएगा, खारी बांध ध्यान रखिएगा, जेतुर बांध ध्यान रखिएगा। तो भीलवाड़ा के अंदर 1 2 3 4 5 7 झीलें जो है वो है जो आप लोगों को ध्यान में रखी है, मेजा, सरेवी, उम्मेद सागर, मांडलताल, अखड़, खारी और जेतुर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चले आगे, अब आती है बूंदी की। बूंदी की कौन कौन सी है, बूंदी की नवलखा झील, नवल सागर झील, फूल सागर झील, जैत सागर झील, भीमताल, वर्धा डैम, जवाहर सागर, दुगारी या कनक सागर और धाबाई कुंड, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बूंदी की, ठीक है। बूंदी की कौन कौन सी, नवल सागर, फूल सागर, जैत सागर, भीमताल, वर्धा डैम, जवाहर सागर, दुगारी और धाबाई कुंड, ये आ गई आपकी बूंदी की। अब देखते हैं भैया अपन भरतपुर की। ये देखो भरतपुर की शाही बांध, बारे बांध, ओवर डैम, अजान बांध, लालपुर, मोती झील और बंद बारेट, ये हो गए आपके भरतपुर के। एक बार और देख लो, शाही बांध, बारे बांध, ओवर डैम, अजान बांध, लालपुर बांध, मोती झील, बंद बारेट, भरतपुर, याद रह जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगी 12 की। 12 के अंदर कौन कौन सी है, 12 के अंदर बिलास झील, कालीसोत झील, बंथली झील, रटलाई और उम्मेद सागर, ये हो गई आपकी 12 की। गलत क्वेश्चन एक भी नहीं होना चाहिए, नोट्स में से आएंगे सारे के सारे, डोंट वरी रहना आप लोग। दौसा,
के अंदर कौन कौन सी, माधो सागर, कलक सागर, झिलमिली और देवंचली। ये चार आप लोगों को 2 सागर के अंदर ध्यान रखनी है। एक माधो सागर का ध्यान रखना, कलक सागर का ध्यान रखना, झिलमिली का ध्यान रखना और देवंचली का ध्यान रखना। चूरू के अंदर ताल छापर रहेंगे। ठीक है, आगे बात आती है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो है भोपाल सागर। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ तुम लोगों को याद रह जाएगा। राणा प्रताप सागर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देख लो प्रताप सागर और राणा प्रताप सागर दोनों के दोनों अलग अलग। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर गंभीरी झील, ओरई झील, बस्सी, वागन, मातृकुंडिया और बनकिया। तो ये सब की सब झीलें कहां पर है, ये सब है चित्तौड़गढ़ के अंदर। गंगानगर के अंदर बुड्ढा जोड़, ये तुम लोगों को याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अलवर के अंदर बात करते हैं कौन कौन सी झीलें। अलवर के अंदर सबसे पहले तो राजसमंद बांध। ठीक है, राजसमंद बांध जो है वो अलवर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। राजसमंद झील नहीं है, राजसमंद बांध है। कहां पर है, अलवर के अंदर। मंगलसर, ठीक है, देवती, विजय सागर और जयसमंद बांध। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा अलवर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर गेब सागर या एडवर्ड सागर, लोधी सागर और गजपुर, ये तीन जो है वो डूंगरपुर की झीलें हैं। ये ध्यान में रखिएगा तीनों की तीनों। धौलपुर के अंदर तालाबशाही, राम सागर और उर्मिला या पार्वती झील। ये उर्मिला और पार्वती झील थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राम सागर और तालाबशाही, तालाबशाही तुम लोग ध्यान रख लोगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अब आ जाएगी जयपुर और जोधपुर वाली झीलें। देखो देखिएगा, जयपुर के अंदर जल महल, गलता जी, रामगढ़, देवियानी, कानोता बांध, छापरवाड़ा, मानसागर या माउठा तालाब, ये सब के सब कहां पर है, जयपुर के अंदर। एक बार फिर से देख लेना, जल महल, गलता जी, रामगढ़, देवियानी, कानोता बांध, छापरवाड़ा, मानसागर और माउठा, तो ये सब के सब कहां है, ये सब के सब आपके जयपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जोधपुर में हो जाएंगे आप लोगों के बालसमंद, प्रताप सागर, सरदार समंद, उम्मेद सागर, कायलाना, तख्त सागर, पिचियाग और जसवंत सागर। ठीक है, और काइलिबा। ठीक है, ये सब के सब कहां है आपके, ये सब के सब आ जाएंगे आपके जोधपुर। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा जोधपुर वाले, बालसमंद, प्रताप सागर, सरदार समंद, उम्मेद सागर, कायलाना, तख्त सागर, पिचियाग बांध, जसवंत सागर और काइलिबा। ठीक है, आगे देखते हैं जोधपुर वाले। आगे जैसलमेर वाले देखते हैं कौन कौन से। जैसलमेर वाले आप लोगों को बताए हुए हैं, एक धारसी सागर है, एक गढ़ीसर है और एक मूल सागर है, गज स्वरूप सागर है, एक अमर सागर है। ठीक है, क्या कौन सा सागर है, अमर सागर, अमर सागर। ठीक है, ये हो गए आपके जैसलमेर के। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगी आपके बीकानेर की। बीकानेर के अंदर कौन कौन सी है, गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर और कोलायत, ये चार ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर, कोलायत, हो जाएगी याद। चलिए फिर आगे चलते हैं। कोटा के अंदर जवाहर सागर, किशोर सागर, ये कोटा की है झीलें। झालावाड़ के अंदर कौन कौन सी है, भीम सागर बांध, काडला बांध, हरिश्चंद्र सागर बांध, पदवाजी बांध, डैम और मानसरोवर सागर, ये है आप लोगों के झालावाड़ के अंदर। एक बार फिर से झालावाड़ की देख लेना, कौन कौन सी, भीम सागर बांध, काडला बांध, हरिश्चंद्र सागर, चंदवानी डैम, मानसरोवर सागर, ये सब के सब झालावाड़ की हो जाएगी। सिरोही के अंदर कौन कौन सी है, देखो देखे, सिरोही के अंदर सबसे बड़ी झील तो नक्की झील ही है, आप लोगों को बताइए। तो सिरोही के अंदर सबसे बड़ी झील है नक्की झील, इसके अलावा नवेरा झील, अगोर झील, सावन बादू झील। ठीक है, सावन बादू झील का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको आप क्या लगा लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी एमसीक्यूज की क्लास जो है वो हमारे चैनल पर लाइव होने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन में दबाइएगा। ये थ्योरी क्लास इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है ना। रिवीजन एमसीक्यूज के माध्यम से ऐसे तो आपका हो ही रहा है, लेकिन थ्योरी के माध्यम से भी रिवीजन जो है वो बहुत ही जरूरी है, जो कम समय के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन, भाई मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, इतना सा काम करना है तुम लोगों को। चलिए, उदयपुर के अंदर कौन कौन सी झील है, स्वरूप सागर, बड़ी झील, गोवर्धन सागर, फूल सागर, ये है आपके उदयपुर की झील। राजसमंद के अंदर नंद समंद, अगरिया और कुंडली, ये होगी राजसमंद के अंदर। पाली के अंदर सरदार समंद, सई, सरदा और रायपुर, ये झीलें हो गई पाली के अंदर। ठीक है, ये पाली की झीलें हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब आ जाएगी आपकी टोंक के अंदर। टोंक के अंदर कौन कौन सी है? बिसलपुर टोंक के अंदर है, टोंडी सागर टोंक के अंदर है, गलवा टोंक के अंदर है और मोती सागर टोंक के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सवाई माधोपुर के अंदर मोरेल, सवाई माधोपुर के अंदर पंचोला, गलाई सागर, बिनोर सागर और मानसरोवर, ये सब के सब सवाई माधोपुर। मानसरोवर का जरूर ध्यान में रखना भाई, ये जो मानसरोवर है ये जरूर ध्यान में रखना। ये मानसरोवर झील जो है ये कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर के, ये जरूर ध्यान में रखना, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर जाखम, जयसागर और भंवर समंद, ये जरूर ध्यान। जालोर के अंदर बालसमंद और बाकली बांध। बाकली बांध जालोर में ही है, झील है, बाकली बांध है, तालाब है, कुछ भी है, आपको जालोर ही करना है। बालसमंद जो है ये हो गया आपके जालोर के अंदर। तो ये हो गया है आपके झीलें। तो झीलों वाला मामला लगभग लगभग आपकी खत्म है। अब आ जाएगी आपके जल संरक्षण तकनीकें। क्या आ जाएगी? जल संरक्षण की कौन कौन सी तकनीकें हैं, कौन कौन सा क्या है, ये सब आ जाएंगे आपके जल संरक्षण तकनीकों के अंदर। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो जल संरक्षण तकनीकों के अंदर सबसे पहले परंपरागत सवाल बनेगा आपके, मेरे हिसाब से यहीं से बनेगा 200% देख लेना, पेपर आए तब सवाल आपका बनने वाला है यहीं से ही, क्योंकि ज्यादा डीप के अंदर जाएंगे नहीं। हालांकि हम तो आपको पूरा पूरा बता देंगे, पूरा एकदम डीपली तक, कहीं भी आपके आंसर गलत नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है 200%। आपको बस ध्यान से सुनना है और बस आप लोगों को एक दो बार रिवीजन करना है। ठीक है, परंपरागत तकनीकें नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी, टांका, जोहड़, तालाब और झील। ठीक है, नाड़ी आप लोगों को बताइए क्या क्या होती है? नाड़ी जो है एक तालाब सा होता है, हालांकि सबके बारे में लिख रखा है मैंने, नाड़ी खड़ीन क्या 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 होती है। तालाब सा होता है और प्राकृतिक रूप से बना हुआ तालाब होता है, वो होता है नाड़ी। ठीक है, टोबा हो गया, बावड़ी आप लोग जानते ही हो, झालरा जानते हो आप, खड़ीन, बेरी, टांका, जोहड़, तालाब, झील। आधुनिक तकनीकों के अंदर क्या आते हैं? जो बांध अपन बनाते हैं, एनीकट बनाते हैं, बूंद बूंद और फुहार। ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आधुनिक वाले याद है तो बाकी वाले आप जो है वो कर लोगे। ठीक है, चलिए अब एक एक की बात कर लेते हैं। खड़ीन क्या है? परंपरागत के अंदर आता है खड़ीन। तो खड़ीन है क्या? 15वीं सदी के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर के अंदर जो है वो ये खड़ीन प्रचलित है, कृत्रिम रूप से बनाए हुए रहते हैं। खड़ीन जो है वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और आपके पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है नाड़ी। ये खड़ीन, यहाँ पर देखो फोटो दी हुई है खड़ीन की, देख लेना। अब आ जाता है आपका नाड़ी। ठीक है, नाड़ी जो है ये प्राकृतिक हिसाब से बना हुआ रहता है, तालाब या पोखर का छोटा रूप होता है। नागौर, बालोतरा, जैसलमेर में 37% पानी की जलापूर्ति जो है वो आपके नाड़ी से ही होती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से होती है नाड़ी। इसका जल ग्रहण क्षेत्र अगोर कहलाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? अगोर कहलाता है। जहां पर जल इकट्ठा होता है वो क्षेत्र इसका क्या कहलाता है? अगोर कहलाता है। अगला आ गया टोबा। नाड़ी को गहरा खोद देते हैं तो वो क्या बन जाता है? टोबा। तो टोबा के अंदर ज्यादा कोई ध्यान में नहीं रखना है, नाड़ी और टोबा दोनों साथ में याद रखना है कि टोबा का मतलब नाड़ी को अगर ज्यादा गहरा खोद दिया तो क्या बन जाएगा? आपके टोबा बन जाएगा। अगला हो जाएगा जोहड़। क्या हो जाएगा? जोहड़। देखो देखें जोहड़ के अंदर क्या है। जोहड़ के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। जोहड़ कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और एक गड्ढा होता है गहरा, जिसके चारों तरफ दीवार या सीढ़ियां जो है वो बनी रहती है। ये हो जाएगा आपका जोहड़। शेखावटी क्षेत्रों के अंदर सबसे अधिक प्रचलित है। इंपोर्टेंट लगा लेना, सवाल पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे कि जोहड़ जो है वो किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। तो आप क्या करोगे? आप सीधा बिना सोचे समझे कर देना शेखावट। बताओ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? चलिए आगे चलते हैं। इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो राजेंद्र सिंह अलवर वाले को जाता है, जिसे जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजेंद्र सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, जोहड़ वाले बाबा। आगे आता है कुंड और टांका। इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बरसात का जल इकट्ठा करने के लिए पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो कुंड या टांके बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से। पाइथन बोलते हैं जो ये ढलान नुमा जो आकृति बनाई जाती है जल इकट्ठा करने के लिए, उसको बोलते हैं आपके पाइथन। ठीक है, आगे आ जाता है बेरी। ठीक है, कृत्रिम रूप से बेरी बनाई जाती है। ढाल या इसकी भी ढाल को अगोरी कहते हैं
और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बीकानेर में, इवन नागौर के अंदर भी खूब सारी जो बेरी है। हमारे तो, मैं नागौर का हूँ, नागौर का तो नहीं हूँ अब, वैसे मैं डीडवाना का हूँ। और हमारे यहाँ पर जो है वो तो गाँवों के नाम भी बेरी के नाम पे है, छोटी बेरीर, बड़ी बेरीर, है ना। तो इस प्रकार के गाँवों के नाम भी बेरी के नाम पे है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर बेरी का कितना बड़ा रोल है। तो बेरी वो है जो बरसात का जल इकट्ठा करने के लिए ढलान नुमा जो बनाई जाती है, इसे बेरी कहते हैं। चले आगे, चलिए। अब आती है बावड़ी। क्या आती है? बावड़ी। चलिए बावड़ी के बारे में देखते हैं क्या क्या है। बावड़ी बूंदी के अंदर सर्वाधिक है, ठीक है, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है। इनमें से जो मुख्य मुख्य बावड़ियां हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी है, ताकि बावड़ियों से क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बावड़ियों से भी खूब बार जो है वो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो बावड़ियों से क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर बावड़ियां भी आपके जो है वो लगभग सारी लिख दी। इंपोर्टेंट जो है वो भांडारेज बावड़ी दौसा के अंदर, चांद बावड़ी दौसा के अंदर, चांद बावड़ी और भांडारेज दोनों साथ में ध्यान रखो दौसा के अंदर, ठीक है, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। इसके अलावा तापी बावड़ी जोधपुर और भूत बावड़ी ये भी जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के अंदर तापी बावड़ी और भूत बावड़ी दोनों के दोनों जोधपुर के अंदर है। विनाता की बावड़ी ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। विनाता की बावड़ी कहां पर है? यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रानी जी की बावड़ी और गुलाब बावड़ी ये है बूंदी के अंदर, ठीक है। और बूंदी के अंदर एक और बावड़ी भी है, जो बावड़ी है अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी जो है ये भी कहां पर है? ये भी आपकी है बूंदी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नवलखा बावड़ी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और जिसका आंसर हो जाएगा क्या? डूंगरपुर। लाहिनी बावड़ी दूध बावड़ी ये हो जाएगी आपकी सिरोही के अंदर। लाहिनी बावड़ी और दूध बावड़ी ये हो जाएगी आपकी सिरोही के अंदर। अनारकली की बावड़ी अभी मैंने लिखा ही दिया आप लोगों को। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर, ठीक है। कल्चर वाले टॉपिक के अंदर हम भाई इन बावड़ियों का निर्माण किसने करवाया था? जैसे त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? आप कमेंट में आंसर लिख के बताओ, देखें, देखते हैं आपको कितना पता है, ठीक है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने कराया था बताओ? हाड़ीरानी की बावड़ी ये टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। 9 मंजिला बावड़ी और नीमराणा की बावड़ी, ये दोनों बावड़ियां हो गई आप लोगों के अलवर के अंदर। नीमराणा अलवर में है ये, और 9 मंजिला बावड़ी वो हो जाएगी आपकी अलवर के अंदर। बड़गांव की बावड़ी कोटा के अंदर हो जाएगी। तपसी बावड़ी बारा के अंदर है, इंपोर्टेंट लगा लेना। तपसी बावड़ी जो है ये आपके हो जाएगी काम पे बारा के अंदर। पन्ना मीना की बावड़ी इंपोर्टेंट लगाना, जयपुर के अंदर है। पन्ना मीना का कारोबार जयपुर के अंदर है, तो पन्ना मीना की बावड़ी भी कहाँ हो जाएगी? जयपुर के अंदर। झालरा देखते हैं, कुछ कुछ झालरे भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, ये झालरों के नाम भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से झालरे हैं। देखो तूर जी का झालरा जोधपुर के अंदर, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। कौन सा झालरा है? तूर जी का झालरा कहाँ है? जोधपुर के अंदर। नेहटा जल संरक्षण तकनीक है। तालाब व नाड़ी का एक्स्ट्रा जल इकट्ठा करने के लिए खड्डा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नेहटा कहा जाता है। ये हो गई अपनी जल संरक्षण तकनीकें, ठीक है। और दो चीजें अपनी हो गई है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। आगे तुम लोगों के लिए कुछ जल संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं, जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है क्या क्या नहीं है। सबसे पहली योजना है अटल भूजल योजना। कौन सी योजना है? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 50% का जो है वो योगदान है भारत सरकार और राजस्थान विश्व बैंक का। भारत सरकार ने 50% दिए हैं और विश्व बैंक ने 50% दिए हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 से 2025 मार्च तक जो है वो ये योजना चलेगी। नोडल विभाग है इसका भूजल विभाग, और इसका उद्देश्य है भूजल स्तर को गिरने से रोकना, सतत भूजल प्रबंधन करना। 16 जिलों की 38 पंचायतों के अंदर 1129 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां पर ये योजना आपके चलेगी। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे भूजल संसाधनों की स्थिति क्या है, ये आप यहाँ पर देखिए कि प्रति 3 वर्षों के अंदर जो है वो ये राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर जो रिपोर्ट आई है वो 78% जो एरिया है वो अति दोहित की श्रेणी के अंदर आया है। ये भी छोटा सा फैक्ट आप लोग जो है वो ध्यान में रखिए। चले आगे। आगे आ जाता है भैया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0।
यह आ जाता है प्रारंभ फरवरी 2024 से हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? आगामी 4 वर्षों में प्रत्येक पंचायत में 5,000 से 8,000 हेक्टेयर भूमि का चयन कर 352 पंचायतों के लगभग 20,000 गांवों के अंदर 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रारंभ इसका फरवरी 2024 के अंदर हुआ। आगामी 4 वर्षों के अंदर 352 पंचायतों के लगभग 20,000 गांवों को चिन्हित कर वहां पर जो है वो क्या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कितने? 5 लाख। प्रथम चरण के अंदर राज्य के सभी 349 पंचायत समितियों के 5135 गांवों में 1.5 लाख कार्य 3500 करोड़ रुपए की लागत से किए जा चुके हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है कि भैया रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना, ठीक है, RWSRPD, ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, जल क्षेत्र का वापस से पुनर्गठन किया जाए, इसके लिए योजना आपके चलाई गई है। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक और राज्य सरकार का 70-30 का % जो है वो वित्त सहयोग जो है वो यहाँ पर लगेगा। आईजीएनपी के प्रथम चरण में पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए जल रिसाव को रोककर जल संरक्षण करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके लाभान्वित जिले 13 जिले हैं और इसकी समयावधि है वो 7 वर्षों के अंदर 2 चरणों के अंदर इसका कार्य जो है वो किया जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी योजनाएं। और अब आ जाएंगे आपके बांध। कौन कौन से बांध जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को जाते जाते जरूर करवा के जाऊंगा। बांध भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें, ताकि बांध का सवाल आपकी गलत नहीं हो। देखो खूब सारे बांध है ना, इन सब बांधों को का भी एक बार रिवीजन करना जरूरी है। राजस्थान के सब बांध आ जाएंगे इसके अंदर A to Z। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर एमपी के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर एमपी के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी वाले बांध मैंने पहले लिखे। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, लासी बांध बारां के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना भाई। लासी बांध कहाँ स्थित है? मैंने जो इंपोर्टेंट है वो हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो येलो लिख रहे हैं वो तो इंपोर्टेंट है भयंकर तरीके से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लासी बांध बारां के अंदर है। बिलास बांध ये कहाँ है? बारां के अंदर है। और बेंथली बांध ये कहाँ पर है? बारां के अंदर है। तो लासी, बिलास, बेंथली तीनों की तीनों साथ में याद रखो। लासी, बिलास, बेंथली ये तीनों की तीनों साथ में याद रखो। ठीक है, आगे है आप लोगों के अकरेला सागर चंबल नदी पर बारां के अंदर स्थित है। कौन सा बांध? अकरेला बांध, अकरेला सागर बांध चंबल नदी पर बारां के अंदर। अलेनिया बांध कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, अलेनिया बांध जो है वो कोटा के अंदर स्थित है। सावन भादो बांध जो है वो अलेनिया के अंदर है, कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, हरिश्चंद्र सागर बांध पार्वती नदी पर झालावाड़ के अंदर स्थित है। तकली बांध कोटा के अंदर है, इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। तकली बांध कहां पर है? कोटा के अंदर। नोनेरा या नवनेरा बांध कहां पर है? काली सिंध नदी के ऊपर है, कोटा के अंदर स्थित है। नदियां भी मैंने साथ में लिखी है ताकि तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सर ये कौन सी नदी पर स्थित है। आगे चलिए, आगे भीम सागर बांध झालावाड़ के अंदर स्थित है। भीम सागर बांध कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। गागरीन बांध आगू नदी पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर। गागरीन बांध आगू नदी पर झालावाड़ के अंदर स्थित है। चोली डैम कहाँ है? चोली नदी पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर। चोली बांध जो है वो चोली नदी पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर, ध्यान में रखिएगा। छापी डैम छापी नदी पर स्थित है, झालावाड़ के अंदर। चंबल की सहायक नदी है ये सारी सारी, मैंने बताया था आप लोगों को, याद है तो। पिपलाद बांध झालावाड़ के अंदर स्थित है, याद। पिपलूद परियोजना भी यहाँ पर चल रही है। गरदड़ा बांध बूंदी है, इंपोर्टेंट लगा लेना, ध्यान में रखना है। भीमलत बांध ये भी बूंदी के अंदर है, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भीमलत बांध कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। दुगारी बांध बूंदी के अंदर स्थित है, कोटा मत कर देना, खूब सारे बच्चे कोटा कर देते हैं, इसका आंसर कोटा नहीं है, बूंदी है, दुगारी बांध। गुड्डा बांध कहां पर है? तो गुड्डा बांध है आप लोगों के मेज नदी पर, बूंदी के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। गुड्डा बांध मेज नदी पर स्थित है और बूंदी के अंदर स्थित है। गुड्डा बांध मेज नदी पर, बूंदी के अंदर। मांडल ताल बांध कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, मांडल ताल भीलवाड़ा। खारी बांध आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा, खारी नदी के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, कोठारी बांध कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है।
जेतपुरा बांध मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। सरेरी बांध मानसी नदी पर स्थित है, हुरडा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सा बांध? सरेरी बांध मानसी नदी पर स्थित है, हुरडा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। अडवान बांध मानसी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कौन कौन से बांध बच गए। ये देखिए आगे आ गया उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बिसलपुर बांध टोंक के अंदर स्थित है, बनास नदी पर स्थित है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है, टोंक के अंदर। इसरदा बांध कहां पर है? बनास नदी पर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए। इसरदा बांध बनास नदी पर, सवाई माधोपुर के अंदर। कालर बांध बनास नदी पर, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर है, इंपोर्टेंट लगा लेना। मोरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके अलावा मोरा सागर बांध सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। नारायण सागर बांध खारी नदी पर है, ब्यावर के अंदर। ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नंद संबंध बांध बनास नदी पर स्थित है, राजसमंद के अंदर। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। भीमदेव बांध बनास नदी पर, राजसमंद के अंदर स्थित है। बाघेरी नाका बांध बनास नदी पर स्थित है, राजसमंद के अंदर। ओराई बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, इंपोर्टेंट है, लगा लेना। ओराई बांध चित्तौड़गढ़। ठीक है। गंभीरी बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। गंभीरी और मेढक नदियों के संगम पर जो है वो चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। तो गंभीरी बांध भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजसमंद बांध बनास और गोमती नदी द्वारा बनाया गया है, ये है राजसमंद के अंदर स्थित। टोरडी सागर टोंक के अंदर है, सहोदरा नाम की जगह पर और नदी पर। भोपाल सागर जो है वो बेड़च के अंदर है, चित्तौड़गढ़ पर। ये ध्यान में रखिएगा। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, जहां पर गोसुंडी बावड़ी भी बनी हुई है। उदय सागर बांध उदयपुर के अंदर है, बेड़च नदी पर। ओरा बांध खारी नदी पर है, सिरोही के अंदर। जयसंबंध बांध गोमती नदी पर है, उदयपुर के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। और इसके अलावा फतेह सागर बांध जो है वो बेड़स नदी पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है। मदार बांध बेड़स नदी पर है, उदयपुर के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। माधो सागर बांध बाणगंगा नदी पर, दौसा के अंदर स्थित है। कालाखोख बांध दौसा के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं, 3 बांध बाकी रह गए। ठीक है। रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर, जयपुर के अंदर स्थित है। कानोता बांध ढूंढ नदी पर, जयपुर के अंदर स्थित है। हिंगोनिया बांध ढूंढ नदी पर, जयपुर के अंदर स्थित है। बंद बारेट बांध गंभीर नदी पर, भरतपुर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए आपके बांध सारे के सारे। तो हमने जो है वो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया भाई साहब राजस्थान की नदियां, रिवीजन कर लिया। राजस्थान की झीलें मैंने आप लोगों को करवा दिया। राजस्थान की बावड़ियां मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दी। राजस्थान के तालाब इस टॉपिक में आ गए। राजस्थान के जो बांध है वो इस टॉपिक के अंदर आ गए। जल संरक्षण तकनीक इस टॉपिक में आ गए। ये इसमें आ गए। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 6 टॉपिक जो है वो अब तक इस मैराथन के अंदर क्लियर हो चुके हैं। तो ये पहली मैराथन यहाँ पर कंप्लीट होती है। कोशिश रहेगी कि 3 या 4 मैराथन के अंदर संपूर्ण राजस्थान का भूगोल आ जाए और रिवीजन एक बार करवा दिया जाए, यही कोशिश रहेगी 2 क्लासेस के अंदर। और लगभग मेरे हिसाब से 2-1 घंटे की ये क्लास है, जिसमें आप लोगों को 6 टॉपिक जो है वो हो चुके हैं। 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये 6 क्वेश्चन आपके सही हो, इस प्रकार की मेरी कामना है। बाकी हमारे द्वारा ऐसी ही क्लासेस लगातार लाई जाएगी। तथा आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही है, अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन के पर जरूर प्रेस करिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा, जिससे कि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तथा अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। मैं जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।